देखो भाई, ये बंदा सबसे मुश्किल एलीट एकेडमी में पढ़ता था। हर मामले में वो टॉप स्टूडेंट था, डायरेक्टर और टीचर्स का चहेता था। फिर उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया गया और उसने वहाँ के नियमों का अक्षर अक्षर पालन किया। उसने टावर बनाया, हीरोज को मारकर पॉइंट कमाने के लिए सेना भेजी, नफरत बटोरने के लिए राजकुमारी को किडनैप किया। मतलब वो सब कुछ किया जो किताबों में लिखा था। पर अगर हम कहानी में आगे बढ़ें तो दिखता है कि ये सब बेकार गया। टावर पार करने के बाद जब हीरोज उसके कमरे में घुस आए तो वो राजा बस यही सोचता रह गया कि आखिर ये हुआ कैसे। अगर वो, जिसके पास ड्रैगन का खून है और जो अपनी क्लास का टॉपर था, वो नहीं कर पाया तो ये नामुमकिन था। उसने सामने खड़े हीरो से पूछा, कैसे? वो हीरो हंसने लगा और बोला कि तुम सब यही कहते हो, पर असल में तुम सब बेवकूफ़ हो। हर राजा किसी मशहूर राजकुमारी को उठाता है और सुराग छोड़ता है ताकि हम टावर तक आ सकें। अगर वो समझदार होते तो सीधा राजा को ही खत्म कर देते, पर हमारे भाई को पता है कि राजा को मारने से नफरत वाले पॉइंट नहीं मिलते, इसलिए वो ये नहीं कर सकता। ऊपर से ये उसके उन आदर्शों के खिलाफ होता। हीरो हंसते हुए आगे बोला कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये है कि तुम लोग टुकड़ों में अपनी सेना भेजते हो ताकि हम धीरे धीरे ताकतवर बन सकें। यहाँ तक कि टावर की शुरुआत भी लो लेवल के राक्षसों से होती है, जो हीरोज़ के लिए लेवल अप करने का सबसे बढ़िया तरीका है। हमारा मेन कैरेक्टर बस यही सोचता रह गया कि उसे उन्हीं महान किताबों और नियमों ने बर्बाद कर दिया। तभी हीरो अपनी तलवार निकालता है और कहता है, जैसे ही टावर हमारे लिए आसान हो जाता है हम डेमन किंग को टपका देते हैं, उसका सामान लूटते हैं और किसी नए राजा के आने का इंतजार करते हैं। बहुत आसान है यार, इसीलिए तो मुझे डेमन किंग पसंद है। वो हमेशा अपने साथ ढेर सारा एक्सपी और खजाना लेकर आते हैं। बाकी हीरोज भी डेमन किंग का शुक्रिया अदा करने लगते हैं कि भाई तू बहुत बढ़िया आदमी था, तेरा टावर फार्मिंग के लिए एकदम परफेक्ट था। भाई साहब, ये तो बेइज्जती की भी हद हो गई। जैसे ही मेन हीरो उसकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है, रॉबर्ट कुछ जादू टोना करने लगता है और चिल्लाता है कि वो सबको अपने साथ लेकर मरेगा, पर उसकी गर्दन काट दी जाती है और सिर कूड़े की तरह जमीन पर जा गिरता है। हीरो कहता है कि वो बेचने के लिए इसके सींग ले जाएगा, तभी अचानक उसकी बॉडी बैंगनी रंग में चमकने लगती है। मरा हुआ डेमन किंग चिल्लाता है कि भले ही ये उसकी जिंदगी के आखिरी पल हों, पर वो सबको साथ लेकर ही मरेगा। इससे पहले कि हीरो कुछ समझ पाता, पूरा इलाका एक बैंगनी रोशनी में डूब गया और सबकी खाल गलने लगी। मरते वक्त वो बस यही सोच रहा था कि वे सारे नियम कायदे एकदम बकवास थे। अगर उसे ये पहले पता होता तो वो एक बिल्कुल अलग ही लेवल का डेमन किंग बनता। धमाका हुआ और चारों तरफ रोशनी फैल गई। कोई उसे आवाज दे रहा था और तभी उस लड़के की आंख खुली। बम! वो सीधा अपनी ट्रेनिंग के बीच में था। उसके आसपास बहुत सारे लोग थे जो उसे देखकर हैरान थे और वो खुद भी एकदम चकरा गया था कि हैं वो यहाँ कैसे और जिंदा कैसे है। कोई उसे बर्जा डेस कहकर बुलाता है और कहता है कि जल्दी सामने आओ। भाई, नाम कितना अजीब है। हमारा हीरो वही खड़े खड़े इधर उधर देख रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है, ये तो नामुमकिन है। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है, पर आज ग्रेजुएशन के दिन तुम्हारा ध्यान कहाँ भटक रहा है। उसे याद आता है कि ये उसका ग्रेजुएशन का दिन है, वही दिन जब उसे वो लाल निशान मिला था। ये निशान इस बात का सबूत है कि उसने मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। साफ था कि वो 15 साल पीछे अपने ट्रेनिंग के आखिरी दिन पहुंच गया है। वो लाइन में खड़ा सब समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी घोषणा होती है, सभी छात्र स्टेज पर आएं, जल्द ही आप सब महान डेमन किंग बनने वाले हैं, तो चलिए अपनी शपथ लीजिए। उसके बराबर वाला बंदा उसे कहता है कि बर्जा डेस अपने नियम पढ़ो, और वही पुरानी घिसी पीटी बातें शुरू हो जाती हैं। डेमन किंग को टावर बनाना होगा, डेमन किंग को राजकुमारी किडनैप करनी होगी, डेमन किंग को ये करना होगा, वो करना होगा। मतलब वो सब कुछ जिससे उसे नफरत थी। उसे किताब देखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि उसे सब रटा हुआ था। उसने इन्हीं नियमों को माना था और आखिर में हीरोज ने उसे खिलौना बनाकर मार डाला। अब वो चाहते थे कि वो सबके सामने खड़ा होकर वही सब दोहराए या उससे भी बुरा इन नियमों को मानने की कसम खाए। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो दांत पीस रहा था। जब बगल वाले बंदे ने फिर से कहा, बर्जा डेस कृपया डेमन किंग के नियम पढ़िए, तो वो सीधा चिल्लाया, मैं मना करता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स के तो होश ही उड़ गए कि अचानक क्या हो गया। कल तक तो ये बंदा एकदम नॉर्मल था। वो चिल्लाकर कहता है कि मैं ऐसी किसी बेवकूफ़ी भरी चीज़ की कसम नहीं खाने वाला। इन पुराने ढकोसलों को मानना सरासर पागलपन है और ये किसी काम के नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये नियम किसने बनाए, पर ये सब कचरा है। वहाँ मौजूद सारे डेमन उसे बस फटी आंखों से देखते रह गए। सब के सब सन्न रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। और बस उसी दिन से हमारा हीरो वहाँ की आंखों का कांटा बन गया और उसकी गिनती सबसे फिसड्डी छात्रों में होने लगी। और सच कहूं तो बनता भी था। बेचारे ने अभी अभी उन्हीं नियमों की वजह से अपनी गर्दन कटवाई थी। अगले ही सीन में मेज पर धपाक से हाथ पड़ता है। ये डेमन किंग का आर्कड्यूक आर्कीन है, जो चिल्ला कर कहता है, बर्जा डेस, डेमन किंग के नियमों की तौहीन करने के जुर्म में तुझे अभी के अभी मौत की सजा दी जा सकती है। मामला कोर्ट में है और वे उसे एक आखिरी मौका दे रहे हैं।
वे कहते हैं कि उसके पिछले अच्छे बर्ताव को देखते हुए उसे माफ़ी मिल सकती है, बस उसे अपनी कही बातें वापस लेनी होंगी और पूरे डिमन किंगडम से माफ़ी मांगनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे आर्यान भेज दिया जाएगा। सब जानते हैं कि आर्यान भेजे जाने का मतलब है सीधा यमराज को दावत देना। कुछ लोग तो अभी भी चिल्ला रहे हैं कि इस मुजरिम का सिर अभी काट दो, इसे दूसरा मौका देने की क्या जरूरत है। डिमन किंग बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वो जगह है जहां आज तक के सारे डिमन किंग मारे गए हैं। पर बर्जा सीना ठोक के कहता है, भेज दो मुझे वहां, मैं वहां जाकर साबित कर दूंगा कि तुम जिन नियमों को पूछते हो वो सब कचरा हैं। ये सुनते ही दरबार वाले भड़क गए। इसे कोई दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए, इसे अभी के अभी वहां भेजो। तय ये हुआ कि उसे वहां भेजा तो जाएगा, पर उसे वो कोई भी सहूलियत या ताकत नहीं मिलेगी जो आमतौर पर वहां जाने वाले डिमंस को मिलती है। ऊपर से कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा। जब तक उसका मिशन पूरा नहीं होता, उसका वापस डिमन किंगडम में कदम रखना मना है। और इसी के साथ उसे आसमान के गेट से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया। वो गिरते हुए सोचता है, चलो मुझे पता था यही होगा। इतना बड़ा तमाशा करने के बाद वो वापस आर्यान में था, वही जगह जहां पिछली जिंदगी में हीरोज ने उसे मार गिराया था। पिछली बार भी उसने खुद इस जगह को चुना था क्योंकि उसे लगा था कि वो सबसे ताकतवर है तो उसे सबसे मुश्किल जगह पर राज करना चाहिए। पर उसी घमंड ने उसकी जान ले ली क्योंकि हीरोज उन पुराने नियमों का फायदा उठा रहे थे। वो सीधा पहाड़ों के बीच जाकर गिरता है। ये उत्तरी महाद्वीप की पहाड़ियों का इलाका है। पर इस बार उसने कसम खाई है कि इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा। इस बार वो हीरोज के हाथों इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि वो खुद इस पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा देगा। अगले सीन में एक छोटी दाढ़ी वाला बंदा दिख रहा है जो कमीज पहनकर एकदम टिप टॉप तैयार हो रहा है। ये है गॉर्डन जूरी, डिमन एकेडमी का टॉपर। अब बात समझो, हमारा हीरो डिमन किंग एकेडमी का टॉपर था और डिमन एकेडमी के टॉपर का काम होता है डिमन किंग एकेडमी के टॉपर की सेवा करना। लोग बातें बना रहे हैं, भाई गॉर्डन तेरी तो किस्मत खुल गई, तू साक्षात लॉर्ड बर्जा की सेवा करेगा, तू तो लेजेंड बन गया रे। काश मैंने थोड़ी और पढ़ाई की होती तो आज मैं उसकी जगह होता। गॉर्डन बड़े प्यार से कहता है, अरे सब अच्छे लोग हैं, चिल करो। पर मन ही मन वो लड्डू फोड़ रहा है कि भाई लॉर्ड बर्जा जैसा कोई नहीं है। ड्रैगन ब्लडलाइन का बंदा, हजारों साल में पैदा होने वाला टैलेंट, एक ऐसा जादूगर जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। उनके साथ एक ही साल में ग्रेजुएट होना ही अपने आप में पुण्य का काम है। गॉर्डन को पक्का यकीन है कि बर्जा जिस भी दुनिया में जाएगा वहां तबाही मचा देगा और उसके साथ गॉर्डन का नाम भी इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। लेकिन तभी हमारे हीरो ने चिल्लाकर सारा रायता फैला दिया कि डिमन नियम कचरा है और सब गुड़ गोबर हो गया। फिर भी चूंकि इस बंदे के ग्रेड सबसे अच्छे थे, इसलिए इसे अर्गस 2 महाद्वीप पर भेजा जा रहा है। गॉर्डन अब ये सोचकर परेशान है कि उसे इस पागल के साथ क्यों नत्थी कर दिया गया। तभी बर्जा वहां प्रकट होता है। और भाई क्या हालचाल? उन्होंने तो कहा था कि मेरे साथ कोई डिमन नहीं आएगा, पर फिर भी एक को भेज ही दिया। देख के अच्छा लगा गॉर्डन। गॉर्डन का पारा चढ़ गया। भाई तूने ऐसा किया ही क्यों? हीरो को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो गॉर्डन लगभग चीखते हुए पूछता है कि उसने सबके सामने वैसी बातें क्यों कहीं। उसकी उस हरकत की वजह से अब दोनों को आर्यान भेज दिया गया है, जहां मौत पक्की है। गॉर्डन को लग रहा है कि वो बाल नोच ले। हीरो उसे शांत होने को कहता है, पर खुद भी थोड़ा चकरा जाता है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में गॉर्डन कितना शांत और कॉन्फिडेंट रहता था। तब वो कहता था, सर मुश्किलें आ सकती हैं, पर हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। बर्जा सोचता है कि इस बार तो माहौल ही एकदम बदल गया है, पर अगर उसे रिग्रेशन यानी समय में पीछे आने के बारे में बताया तो वो उसे पागल समझेगा, इसलिए चुप रहना ही ठीक है। गॉर्डन रोते धोते कहता है, छोड़ो यार, जो मैंने पहले कहा था सब भूल जाओ, अब ये मेरी नौकरी है तो चलो झेल लेंगे। अब डिमन किंग का पहला नियम, आपको टावर बनाना होगा, पर वो ना तो छिपा हुआ होना चाहिए और ना ही किसी खराब मौसम वाली जगह पर। उसे ऐसी जगह बनाना है जहां हीरोज उसे आसानी से ढूंढ सकें। गॉर्डन समझाता है, सर ये जगह बहुत खतरनाक है, चारों तरफ पहाड़ हैं और बर्फ की मोटी चादर बिछी है। हीरोज को यहां पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी, हमें कोई दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए। पर बर्जा साफ मना कर देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, टावर यहीं बनेगा। और वो जमीन में टावर का बीज बो देता है। वो क्या करने वाला है ये तो साफ है, पर गॉर्डन उसे फिर से चेतावनी देने लगता है। क्या आपको एहसास भी है कि आप डीमन किंग के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं? क्या आप सबसे बुनियादी नियम को भी कचरे में फेंक देंगे? बर्जा समझ गया कि बात क्या है। गॉर्डन एक डीमन है और ये नियम उसके खून में रचे बसे हैं, पर जिसने मौत को करीब से देखा हो और उन नियमों का अंजाम भुगता हो, उसे पता है कि यही सही रास्ता है। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि खून निकल आया और बोला, मेरी बात सुनो गॉर्डन,
डीमन किंग जिन नियमों को मानते हैं वे सब बकवास हैं, खासकर तब जब तुम इस आर्यान जैसी जगह पर रह रहे हो। तभी जमीन फटने लगी, पहाड़ कांपने लगे और उस बीज से लाल रंग की ऊर्जा निकलने लगी। एक जादुई घेरा बना और बर्जा बोला, आर्यान हीरोज से भरा पड़ा है, यहाँ इतने ज्यादा हीरोज हैं जितने होने भी नहीं चाहिए। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। टावर ने डेमोनिक फ्लेम रेस और ड्रैगन ट्राइब के यूजर बर्जा डेयस को पहचान लिया है। पहचान पूरी हुई, उसका टावर प्रकट होने लगा। बर्जा मन ही मन सोच रहा था कि यही वजह है कि यहाँ डीमंस कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। इंसानों ने बार बार की तबाही के बाद ये समझ लिया है कि टावर कैसे काम करते हैं और अब वे डीमंस के ही नियमों को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस जमीन पर डीमंस की हर चाल उनके गले की फांस बन जाए, वहां ये कहना गलत नहीं होगा कि वे हीरोज के बनाए खेल को खेल रहे हैं। गॉर्डन ने चकरा कर पूछा, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? और तभी वहां एक छोटा सा 5 मंजिला टावर खड़ा हो गया। गॉर्डन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये किस तरह का टावर है? ये तो पिद्दी सा है। बर्जा ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। पहला फ्लोर काफी बड़ा और खुला हुआ था। गॉर्डन ने चारों तरफ देखा और बोला, एक आम टावर तो राक्षसों, भूल भुलैया और पेचीदा रास्तों से भरा होता है, पर ये तो एकदम खाली है। ये टावर कम और बिना सुविधाओं वाला कोई खंडहर ज्यादा लग रहा है। और डीमन किंग के दरबार का क्या? सारे फ्लोर एकदम खाली पड़े हैं। खैर, बीज तो बोया जा चुका था, तो अब कुछ बदला नहीं जा सकता था। गॉर्डन ने हार मानकर कहा, कम से कम हमें दूसरे नियम का तो पालन करना ही चाहिए। डीमन किंग को किसी राजकुमारी या राजकुमारी को किडनैप करना होता है, वो भी उसे जो सिंहासन के करीब हो। डीमन किंग, मेरी एक सलाह मानिए। हमारे सबसे करीब एजगेट राज्य है, वहां की एक राजकुमारी जल्द ही गद्दी संभालने वाली है। अगर हम उसे उठा लाएं और उस राज्य की नफरत बटोरे तो हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। गॉर्डन को पूरा यकीन था कि बर्जा इस बार भी मना कर देगा, पर बर्जा बोला, नहीं, हम किडनैपिंग करेंगे। गॉर्डन चौंक गया। अरे रुकिए, मतलब अब आप नियम मानेंगे? बर्जा ने समझाते हुए कहा, मेरी नजर में एक राजकुमारी है। गॉर्डन खुश होकर उछल पड़ा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलिए फिर काम शुरू करते हैं। लेकिन बर्जा ड्यूस ने जवाब दिया कि नहीं, तुम्हें यहीं रुककर इस टावर की रखवाली करनी होगी। हम इस जगह को खाली नहीं छोड़ सकते। उस बेचारे की जान में जान आई। चलो शुक्र है, आखिर में वो सच में एक असली डीमन किंग की तरह पेश आ रहा है। उससे बस ग्रेजुएशन का थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेस हो गया था। लेकिन अगर ऐसी बात है तो हम थोड़े बहुत रूल्स फॉलो कर सकते हैं। तभी बर्जा खिड़की की तरफ बढ़ने लगा तो उस बंदे ने पूछा, अरे लुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? बर्जा ने बताया कि वो इस टावर से सबसे दूर वाली जगह जा रहा है, दक्षिणी छोर के दूसरे महाद्वीप में स्थित हिल्डेरॉन किंगडम। खिड़की के रास्ते बर्जा वहां पहुंच जाता है जहां वो नन्ही राजकुमारी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका निशाना वो 13वीं राजकुमारी है जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं और ना ही किसी को उसकी परवाह है। चांदनी रात में वो बड़े आराम से उसके सामने प्रकट होता है और कहता है, नमस्ते राजकुमारी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। दूसरी तरफ बेचारा गॉर्डन दुनिया के उत्तरी छोर पर बैठा ये सोचकर परेशान है कि आखिर ये मालिक एक भी नियम क्यों नहीं मानते। वहां छोटी राजकुमारी पूछती है कि वो कौन है। बर्जा कहता है कि वो एक डीमन किंग है और उसे किडनैप करने आया है। लेकिन वो लड़की अजीब तरीके से पूछती है कि क्या वो उसे संभाल पाएगा। डीमन किंग को लगा कि ये लड़की थोड़ी सयानी बन रही है। भला ये कैसा सवाल है? क्या उसे लगता है कि डीमन किंग कोई मजाक है? उसने कहा, जाहिर है मैं डीमन किंग हूं। वो अपने हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, ठीक है फिर ले चलो मुझे। बर्जा को लगा कि ये कोई मजाक कर रही है। उसे ये सब बड़ा अजीब लगा और उसने कहा, तुम जरूरत से ज्यादा शांत हो। क्या खिचड़ी पका रही हो बच्ची? वो कहती है, मुझे पता था कि आज नहीं तो कल ऐसा कुछ होगा ही। मैं एक राजकुमारी हूं तो मुझे इस बात का अंदाजा पहले से था। बर्जा ने पलटकर जवाब दिया, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपनी चौकसी कम कर दूंगा तो भूल जाओ। मैं खुद काफी मजबूर हूं, तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। लड़की ने बस इतना कहा कि वो कुछ भी प्लान नहीं कर रही। आखिर वो किसी खास दिन के लिए जाल कैसे बिछा सकती है? ये बात तो सुनने में भी बेतुकी लगती है। बर्जा को लगा कि अगर उसने ऐसा किया भी है तो ये पागलपन की हद तक मेहनत वाला काम होगा। फिर भी उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। खैर, वो लड़की तो उठकर तैयार हो गई और पूछने लगी कि हम कब निकल रहे हैं। सीन वापस बर्जा के टावर पर शिफ्ट होता है। गॉर्डन खुशी से झूम उठा, अरे मालिक, आप सही सलामत वापस आ गए। बर्जा ने सीधे कहा, इसे ऊपर ले जाओ और चौथी मंजिल पर रख दो। गॉर्डन चकरा गया, हैं? हम इसे काल कोठरी में नहीं डाल रहे? बर्जा बोला, ये बिना किसी नखरे या लड़ाई के साथ आ गई है, तो चलो इसके साथ थोड़ी शराफत बरतते हैं। तभी गॉर्डन ने कहा, ठीक है, लेकिन मालिक, मुझे आपको कुछ बताना है। वे चौथी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। राजकुमारी वहीं फर्श पर लेट गई और सोचने लगी, तो सच में मेरा अपहरण हो गया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना नौकर चाकर, ना तकिया, ना कंबल और ना ही कोई सुंदर बगीचा। ये मेरे राज्य से बिल्कुल अलग है। लेकिन उसे ये बुरा भी नहीं लग रहा था। कितना अजीब किडनैपर है ये। बर्जा ने पूछा, रुको, क्या मुझे 20 टावर से कोई इनविटेशन मिला है? गॉर्डन ने हाँ में सिर हिलाया। ये नए डीमन किंग के स्वागत के लिए एक पार्टी थी। लेकिन बर्जा ने कहा,
सच कहूं तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मुझे नीचा दिखाने या बेइज्जत करने का एक घटिया बहाना है। सब जानते हैं कि डीमन किंग्स इतने घमंडी होते हैं कि वे किसी के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। फिर भी हमारा शासन इतना खूंखार है और हीरो इतने ताकतवर कि ये दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से एक है, शायद इकलौती, जहां ये राक्षस कभी कभी आपस में हाथ मिला लेते हैं। मुख्य किरदार को हमेशा लगता था कि वे सब कमजोर हैं, इसलिए उसने उन्हें भाव देना जरूरी नहीं समझा। पर इस बार उसे लगा कि चलो कम से कम देख तो लें कि ये लोग हैं कौन। तो वे पहुंचते हैं बीस्ट टावर। वहां का डीमन किंग अपना परिचय ड्रैगन के रूप में देता है और शेखी बघारता है कि वो यहाँ 70 साल से राज कर रहा है। ड्रैगन कहता है कि तो ये बच्चा नया डीमन किंग है, मैंने सुना है तुमने परंपराओं के खिलाफ जाने की जुर्रत की है। उसे लगा था कि ये लड़का एकदम बेकार होगा, पर सामने देखकर लगा कि मामला उतना भी बुरा नहीं है। बेरजा सीधे मुद्दे पर आया और पूछा, क्या तुम्हें लड़ना है? बस इतना बताओ कि यहाँ बुलाया क्यों है। ड्रैगन पास आकर फुसफुसाया कि इस बच्चे को कुछ पता ही नहीं है। उसे आर्कड्यूक आर्केन से ऑर्डर मिले थे कि इस पर नजर रखी जाए। आर्केन ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ये यहाँ आने वाला है। बेरजा ने तंज कसा, अच्छा तुम उस बूढ़े वैम्पायर की बात कर रहे हो? तभी वो भेड़िया फ्यूरियस गुर्राया कि आर्कड्यूक के बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उसने जमीन पर मांस का टुकड़ा फेंका और हुक्म दिया, इसे चाटो, अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पर बेरजा ने शांति से पूछा, क्या ड्रैगन को सच में नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ? ड्रैगन बोला, साफ है तुम्हें पुराने नियमों की बुराई करने की सजा मिली है। बेरजा ने कहा, हाँ, और उन्हीं नियमों के हिसाब से डीमन किंग्स एक दूसरे को जान से नहीं मार सकते। इतना कहते ही उसने उस मांस के टुकड़े पर अपना पैर दे मारा, जिससे पूरा फर्श चकनाचूर हो गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं वो नियम मानूंगा? वो बड़ा भेड़िया थर-थर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी भयानक शक्ति है। तब ड्रैगन ने बात घुमाई, मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि आर्कड्यूक ने तुम्हें राजकुमारी का अपहरण करने को क्यों कहा, और अगर तुमने 1 महीने में ये नहीं कर पाया तो? बेरजा मुड़ा और बोला, मुझे पता था तुम यही पूछोगे। मैंने अपहरण कर लिया है और वो लड़की बिल्कुल मेरी पसंद की है। अब ये मुख्य किरदार को क्या हो गया है, वो भी अजीब हरकतें कर रहा है। सीन वापस 5 मंजिला टावर पर आता है। गॉर्डन तारीफों के पुल बांधने लगा, मालिक आपने तो असली डीमन किंग वाली धाक जमा दी। बेरजा ने इसे मामूली बात बताया, उसका मकसद बस ये था कि वो बंदा उसके प्लान में टांग ना अड़ाए, पर तैयारी जरूरी थी, इसलिए उसने गॉर्डन को राजकुमारी पर नजर रखने भेजा ताकि वे देख सकें कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। थोड़ी देर बाद वो सोच रहा था कि पुरानी परंपराओं का अपमान करने के नतीजे उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरे निकले। फिर भी वो दोबारा वही फैसला लेता, उन कचरा लोगों के सामने सर झुकाने से बेहतर मरना है। वो पुरानी गलतियां नहीं दोहराएगा, वो सब कुछ नए सिरे से शुरू करेगा। चूंकि उसने सबसे ऊंचे दर्जे की राजकुमारी को पकड़ा था, इसलिए उसे डीमन एनर्जी पॉइंट्स मिल रहे थे। वैसे भी ये सबसे सुरक्षित रास्ता था। फिर उसने देखा कि उसके पास 13,000 पॉइंट्स हो गए हैं। वो चकरा गया, इतने सारे पॉइंट्स कहां से आए? तभी उसे 20 टावर से एक रिकॉर्डिंग मिली। ड्रैगन कह रहा था, बच्चे बधाई हो, हमारी पहली मुलाकात थोड़ी कड़वी थी, पर मैं तुम्हारी काबिलियत की इज्जत करता हूं। तुमने वो कर दिखाया जो हमारे शासन में कोई नहीं कर पाया, और वो भी इतनी जल्दी। मैं दंग हूं। मुझे लगा था कि नियमों का अपमान करना तुम्हारा बस एक नाटक था। बेरजा कुछ सोच ही रहा था कि गॉर्डन भागता हुआ आया। मालिक, अनर्थ हो गया, 4थी मंजिल तो पूरा बगीचा बन गई है। जब बेरजा अंदर गया तो देखा कि वहां कुदरती बदलाव हो रहे हैं। वो छोटी राजकुमारी वहां ढेरों रूहों के साथ खेल रही थी। बेरजा को माजरा समझ आया, इस लड़की ने टावर के अंदर ही एक पूरा इकोसिस्टम बना डाला है। ऐसा करने के लिए चारों तत्वों में माहिर होना पड़ता है। उसे यकीन था कि उसने 13वीं राजकुमारी को पकड़ा है, जो सबसे कमजोर और बेकार थी। पर इतनी ताकत तो सिर्फ रूहों के पास हो सकती है। उसने कहा, तुम 13वीं राजकुमारी नहीं हो। लड़की ने जवाब दिया, तो तुम्हें लगा कि मैं हेलेना हूं? बेरजा ने पूछा, तो तुम हो कौन? वो बोली, मेरा नाम अर्नन हिल्डुरान है, मैं पहली राजकुमारी हूं। अब लगा झटका। हिल्डुरान किंगडम में हाहाकार मचा हुआ था। राजा चिल्ला रहा था कि उसकी सबसे लाडली बेटी को किसने गायब किया। उसने तुरंत सेना को उसे वापस लाने का हुक्म दे दिया। वहां टावर में अर्नन ने कहा, तभी तो मैंने पूछा था कि क्या तुम मुझे संभाल पाओगे। बेरजा अभी भी सदमे में था। उसने पिछले जन्म में एक ऐसी राजकुमारी के बारे में सुना था जो जादुई तत्वों की जीनियस थी। उसके पास इतनी ज्यादा मैना थी, फिर उसे पता क्यों नहीं चला? लड़की ने अपनी अंगूठी दिखाई और कहा कि ये उसकी सारी शक्ति को छिपा देती है। ये उनके शाही खानदान का पुश्तैनी खजाना है। अब सवाल ये था कि क्या वो उसे वापस भेज दे? बेरजा समझ गया कि वो उसी मुसीबत में फंस गया है जिससे वो बचना चाहता था। पर उसे वापस भेजना मतलब अपनी बेइज्जती कराना होगा। दुनिया का कोई भी राज्य डरपोक से नहीं डरता, और फिर पॉइंट्स जुटाना नामुमकिन हो जाता। तो तय रहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सिस्टम ने ऐलान किया कि डीमन किंग बेरजे के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है।
पॉइंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और 20,000 के करीब पहुंच गए। बिरजा समझ गया कि दुनिया को पता चल गया है कि किडनैपर वही है। उसने लड़की से कहा कि इससे ये सच नहीं बदलता कि तुम 13वीं राजकुमारी नहीं हो, तुम अभी भी मेरी कैदी हो। सीन रियादरान किंगडम की तरफ जाता है, जहां राजा गुस्से से पागल होकर उस बेवकूफ डीमन किंग को खत्म करने का आदेश दे रहा है, पर उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। किसी ने कहा, महाराज, हमें अभी तक उस डीमन किंग का नाम नहीं पता, हम गश्त लगा रहे हैं, बस थोड़ा समय दीजिए। तभी पीछे से एक इंसान बोला, महाराज, कुछ अजीब है, हाल ही में हवस के डीमन किंग ने एक दूसरी राजकुमारी को पकड़ा था और हीरोज ने उसे मार गिराया। संदेश साफ था, तो फिर किसी और डीमन किंग की इतनी हिम्मत कैसे हुई? सब सोच में पड़ गए। तभी राजा गुर्राया, साफ बात है, ये कोई नया खिलाड़ी है जिसे पता नहीं कि अंजाम क्या होता है। तभी एक शूरवीर आगे बढ़ा और बोला कि उन्हें टेलीपोर्टेशन मैजिक के निशान मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये उत्तर की ओर अर्गस पहाड़ों की तरफ से आया है। राजा सोच में पड़ गया। ठहरो, अर्गस पहाड़। वापस बर्जा के टावर का सीन आता है। गॉर्डन ने मालिक को चेतावनी दी, उनकी सेना जल्द ही यहाँ पहुंच जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि पूरी की पूरी फौज को धूल चटाने के लिए अभी वक्त बहुत कम है? लेकिन बर्जा ने शांति से कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। रायवर उनकी सेना यहाँ नहीं पहुंच सकती। उधर दुश्मन की रणनीतिक सभा में लोग सर पकड़कर बैठे थे। अर्गस पहाड़ एकदम उत्तर में है और हम सुदूर दक्षिण में, हम वहां पहुंचेंगे कैसे? रसद और सामान पहुंचाना ही एक सिरदर्द है। ऊपर से रास्ते में पड़ने वाले हर देश से अपनी सेना गुजारने की इजाजत लेनी होगी। मुख्य किरदार को पूरा यकीन है कि इंसानों से कभी रास्ता नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग अभी भी आपस में ही लड़ने भिड़ने में व्यस्त हैं। आखिरकार राजा ने हार मानकर कहा कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। उन्हें हीरोज गिल्ड से मदद मांगनी होगी, जिन्होंने पहले ही राजकुमारी को बचाने का मिशन जारी कर दिया है। हर कोई यही सोच रहा है कि जिस डीमन किंग ने रायवरिन की राजकुमारी को उठाने की हिम्मत की है, वो पक्का पागल है। दिक्कत यह है कि सबको पता है कि अर्गस पहाड़ राक्षसों से भरे पड़े हैं। वो जगह बहुत दूर है और वहां का सफर जानलेवा है। हीरोज भी कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उनका कहना था कि इस बार रायवरिन वाले खुद निपटें। वे उस लालची राजा के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाहते। बर्जा को हमेशा से पता था कि ये लोग खुद को हीरो कहते जरूर हैं, पर असल में ये सब पैसों के गुलाम हैं। वे सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए इतनी दूर उत्तर के पहाड़ों में अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। यही सोचकर उसने अपना ठिकाना यहाँ बनाया था। गॉर्डन ने जब ये सब सोचा तो उसे लगा कि नियम न मानना इस बार काम कर गया। भले ही ये फैसले सुनने में अजीब लगें, पर एरियन में ये एकदम सटीक बैठ रहे हैं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुका हो। उधर राजा फिर से गुस्से में लाल पीला हो गया। एक भी हीरो अब तक क्यों नहीं आया? उसने गुस्से में अपना हाथ माथे पर दे मारा। सच तो ये था कि उन्हें सिर्फ नोटों से प्यार था। बर्जा जानता है कि एक ढंग की टीम बनाकर उस पर हमला करने में उन्हें काफ़ी वक्त लगेगा। तब तक वो ढेर सारे पॉइंट्स जमा कर लेगा और कुछ खतरनाक जीव खरीद लेगा। वो अपने महल को हमले के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन भले ही उसे पॉइंट्स मिल रहे थे, पर एक बड़े हमले को रोकने के लिए वे काफ़ी नहीं थे। उसने गॉर्डन से कहा, ड्रैगन से संपर्क करो, मुझे डीमन एनर्जी बेचनी है। गॉर्डन की तो होश उड़ गए। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? उसे समझ नहीं आया, क्योंकि डीमन एनर्जी किसी भी डीमन किंग के लिए सबसे ज़रूरी दौलत होती है। ये बहुत कम मात्रा में मिलती है और इसी से टावर को अपग्रेड किया जाता है या नए राक्षस बुलाए जाते हैं। तो फिर इसे इंसानी पैसों के बदले क्यों बेचना? बर्जा ने कहा, मुझे पता है, ड्रैगन यहाँ बहुत समय से है और वो इसके लिए अच्छी कीमत देगा। सिर्फ पॉइंट से काम नहीं चलेगा, मुझे तगड़ा कैश चाहिए, क्योंकि पैसों से मैं वो कर सकता हूँ जो पॉइंट्स नहीं कर सकते। सीन अब राउटन नाम के किले नुमा शहर की तरफ मुड़ता है। एक हुड पहने हुए अनजान शख्स कुछ सैनिकों के पास पहुंचता है। सैनिकों ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने अपना परिचय एक मर्सनरी यानी भाड़े के सैनिक के तौर पर दिया। उसने उनकी हथेली पर एक सिक्का उछाला, जिसे देखकर सैनिक की बाँछें खिल गईं और उसने उसे अंदर जाने दिया। ये हमारा हीरो बर्जा ही है। उसका पहला कदम एक ऐसे गाइड को ढूंढना है जो उसे इस शहर की पल पल की जानकारी दे सके। तभी स्कारलेट मर्सनरीज के अड्डे पर, जो कि एक पुराने इलाके में था, कुछ लोग गपशप कर रहे थे। एक ने पूछा, अरे कप्तान, क्या हमें यहाँ से निकल नहीं जाना चाहिए? दूसरे ने जवाब दिया, क्यों? ये जगह तो जन्नत है। सैनिक राक्षसों को मारते हैं और हम बस यहाँ बैठकर आराम फरमाते हैं। भला इससे बढ़िया जगह दुनिया में और कहाँ मिलेगी? तभी एक बंदे ने अपना मग उठाते हुए कहा, क्या तुमने खबरें नहीं सुनी? लगता है अर्गस के पहाड़ों में किसी नए डीमन किंग का टावर खड़ा हो गया है। जवाब मिला, क्या बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि डीमन किंग्स इतने ऊंचे टावर इसलिए बनाते हैं ताकि सब उन तक पहुंच सकें? और रही बात रायदरिन की राजकुमारी की किडनैपिंग की, तो ये नामुमकिन है।
भला कोई उसे इतनी दूर से क्यों उठाएगा? और अगर ऐसा हुआ भी तो हीरोज हमला कैसे करेंगे और वो डीमन किंग अपने राक्षसों का इस्तेमाल कैसे कर पाएगा? तभी एक बड़ी नाक वाले बंदे ने चुटकी ली। अच्छा ये सुनो, सुना है कि हीरोज गिल्ड ने राजकुमारी को बचाने से मना कर दिया है। दूसरे ने मेज पर पैर फैलाते हुए कहा, हाँ, जैसे हीरोज कभी मना करेंगे। राजघराने का वारिस बहुत कीमती होता है। वे बस नाटक कर रहे हैं ताकि राजा से ज्यादा पैसे ऐंठ सकें। तुम्हें तो पता ही है कि वो हीरोज किस खानदान के हैं। तभी अचानक हमारा हीरो उनके पीछे प्रकट हुआ और बोला, अच्छा तो ये चल रहा है यहाँ। वो बंदा इतना डर गया कि कुर्सी से नीचे गिर पड़ा और चिल्लाया, कौन हो तुम? बर्जा बोला, वाह, तुम लोगों को तो बड़ी खबर रहती है। देखो भाई, सीधा सा हिसाब है, तुम में से कोई एक यहाँ रुकेगा और बाकी सब दफा हो जाओ। अब भाई वो वहां तमाशा कर रहा था तो जाहिर है कि वे उसकी बात इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाले थे। वे सब एक साथ उस पर टूट पड़े, लेकिन इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते, हवा में ही किसी के पेट पर लात पड़ी, किसी के मुंह पर मुक्का और किसी की नाक टूट गई। देखते ही देखते सब जमीन चाट रहे थे। उसने पूरी टोली को अकेले ही साफ कर दिया। तभी एक तगड़ा पहलवान जैसा आदमी अपनी भारी भरकम हथौड़ा लेकर आया। लगा कि अब तो सीधा वार होगा, लेकिन बर्जा ने मुस्कुराते हुए उसे एक हाथ से रोक दिया। उस पहलवान के हाथ कांपने लगे। दूसरी तरफ से कुछ लोगों ने क्रॉसबो से तीर चलाए तो कहीं दीवारें टूटने लगीं। उन शिकारियों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये किस तरह का राक्षस अंदर घुस आया है? और देखा जाए तो वो सच में एक राक्षस ही है। टेक्निकली तो वही है। पब के अंदर गजब का बवाल मचा हुआ है और बाहर खड़े लोग यही सोच रहे हैं कि ये नमूने फिर से आपस में भिड़ गए। रोज का यही नाटक है। पर भाई आज मामला थोड़ा ज्यादा ही सीरियस है, क्योंकि अंदर आधे से ज्यादा लोग फर्श पर अधमरी हालत में लेटे हैं। तभी बिरजा ड्यूस उस आदमी के पास जाकर कहता है, डर मत, अगर मेरे हर सवाल का सही जवाब दिया तो यहां से जिंदा बाहर जाएगा। वो बंदा गिड़गिड़ाते हुए बोला, बस पूछो भाई, मैं सब बता दूंगा। पहला सवाल ही बम की तरह फटा, गुलामों का बाजार कहाँ है? कसम से बिरजा तो सीधा अगले लेवल पर पहुंच गया। वो डिमोनिक एनर्जी बेचकर इंसानों को आपस में लड़वाने का प्लान बना रहा है। पर दिक्कत तो यही है ना कि अगर उन्होंने धोखा दे दिया तो क्या होगा? खैर, वे लोग बाजार पहुंच चुके हैं जहां पिंजरों में बंद पहले कुछ लोग दिख रहे हैं। बिरजा पूछता है, क्या यहाँ सिर्फ इंसानी गुलाम मिलते हैं? वो सेलर थोड़ा अजीब सा मुंह बनाकर बोला, हाँ, क्यों, आपको पसंद नहीं आए क्या? हमारे हीरो ने सोने की थैलियां उसकी तरफ फेंकी और कहा, मुझे वो चीज चाहिए जो सबसे रेयर हो। सेलर की तो बाँछें खिल गईं। बोला, ठीक है, मेरे पीछे आइए। बिरजा को तुरंत समझ आ गया कि इस सेलर का दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। अभी कुछ देर पहले अपने ही साथी को मरवाने चला था और अब पैसों को देखकर ऐसे बत्तीसी दिखा रहा है। सच है, राक्षसों के लिए डिमोनिक एनर्जी और इंसानों के लिए पैसा, दोनों एक ही बराबर की बीमारियां हैं। सेलर उन्हें रास्ता दिखाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है गॉर्डन की बातचीत पर, जो ये जानना चाहता है कि आखिर बिरजा इंसानी पैसों का करेगा क्या। बिरजा जवाब देता है कि वो गुलाम खरीदेगा, खासकर दूसरी दुनिया की प्रजातियां। उसकी नज़र में एक एल्फ सबसे सही ऑप्शन है, क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत मजबूत होता है। अगर एक बार उसे पकड़ लिया तो वो जासूस बनकर हीरोज के बीच तगड़ी तबाही मचा सकता है। तभी कहानी में एंट्री होती है हीरो हिलेन कारगिल की। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि राजकुमारी को बचाने का जिम्मा अब उसका है। वो उसे बचा कर लाएगा और साथ ही डीमन किंग का सिर भी काट लाएगा। भाई साहब पूरी तरह इंसाफ के नशे में चूर हैं। वापस डील पर आते हैं। बिरजा को लगता है कि ये एकदम परफेक्ट प्लान है, क्योंकि एल्फ अपनी मासूमियत के लिए जाने जाते हैं। तभी वो सेलर हाथ मलते हुए आता है और पूछता है, तो मेरे दोस्त, क्या खरीदने का इरादा है? बिरजा सीधा मुद्दे पर आता है, मुझे एक एल्फ गुलाम चाहिए और पैसे ये भाड़े का टट्टू मर्सिनरी देगा। मर्सिनरी पहले तो हिचकिचाया, उसे घूरा, फिर बेमन से सिक्के निकालते हुए बोला, हाँ हाँ है इसके पास पैसे, देख लो। इसके बाद बिरजा कहता है कि उसे कुछ चेक करना है, इसलिए वो उन दोनों को कमरे से बाहर जाने को कहता है। सेलर उसे वार्निंग देता है कि वो एल्फ पागल होकर हमला भी कर सकता है, पर मर्सिनरी कहता है कि फिक्र मत करो, ये संभाल लेगा। जैसे ही वे बाहर जाते हैं, बिरजा उस एल्फ की जंजीरें और मोहरा तोड़ देता है और कहता है, एक खानदानी एल्फ को गुलाम बनते देखना वाकई दुखद है। वो एल्फ तुरंत बिरजा की शक्ति को भांप लेता है और पूछता है, क्या तुम एक दानव हो और एक दानव भला एल्फ को क्यों खरीद रहा है? बिरजा उसे ऑफर देता है, मैं तुम्हें इंसानों से बदला लेने का मौका देने आया हूं। पर एल्फ भी कम नहीं था। बोला, मुझे ना इंसानों पर भरोसा है और ना ही तुम जैसे राक्षसों पर। बिरजा मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे साथ बात कुछ अलग होगी। बिरजा उसे ऑफर देता है कि अगर वो 50 साल तक वफादारी निभाने की कसम खा ले तो उसके बाद उसकी सुरक्षा और आज़ादी की पूरी गारंटी है। अब देखा जाए तो एक एल्फ की लंबी उम्र के हिसाब से 50 साल कुछ भी नहीं है,
बस पलक झपकते ही निकल जाते हैं। पर वो एल्फ भड़क गया, बोला, तुम एक राक्षस हो और तुम्हारी प्रजाति हमेशा से उस वर्ल्ड ट्री को तबाह करना चाहती है जिसकी हम एल्फ पूजा करते हैं। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? और सच कहूं तो ये बात ही हजम नहीं हो रही कि एक डीमन किंग यहाँ एक एल्फ से मदद मांगने आया है। बेरजा मन ही मन सोचता है कि इस कमबख्त ने बात तो एकदम पते की कही है, पर वो शांत होकर जवाब देता है, ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, मैं डीमन किंग रूल बुक की कसम खाता हूं कि मैं वर्ल्ड ट्री को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये सुनकर एल्फ के होश उड़ गए। उसे पता है कि राक्षसों के लिए ये नियम उतने ही पवित्र हैं जितना एल्व्स के लिए उनका पेड़। बेरजा बात खत्म करते हुए कहता है कि बदले में उसे बस 50 साल का साथ चाहिए। एल्फ हंसने लगता है और कहता है, तुम वाकई बड़े अजीब राक्षस हो, पर अगर तुमने इतनी बड़ी कसम खाई है तो ठीक है। मेरा नाम मेपल ट्राइब का ग्रेनाडा है और मैं उस डीमन किंग की गुलामी करने की कसम खाता हूं जिसने तुम्हें यहां भेजा है। तभी बेरजा बम फोड़ता है, नहीं, डीमन किंग मैं ही हूं। ग्रेनाडा को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर वो पागलों की तरह हंसने लगा, बोला, बड़े मजाकिया हो भाई, मतलब साक्षात डीमन किंग एक खटारा सी जगह पर गुलाम खरीदने आया है। ऐसा कैसा राजा? तुम तो पक्का कड़के होगे जिसके पास फूटी कौड़ी और रत्ती भर ताकत नहीं है। अगर तुम सच में डीमन किंग निकले तो मैं 50 नहीं बल्कि 100 साल तक तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम्हें मेरी सख्त जरूरत है। इस जबरदस्त बेइज्जती के बाद सीन सीधे टावर पर शिफ्ट होता है। बेरजा कहता है, चलो, जैसा तुमने कहा था अब तुम 100 साल तक मेरी सेवा करोगे। ग्रेनाडा का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे तेरी, तो तुम सच में राजा हो? रुकिए, यहाँ कुछ गड़बड़ है। और किसी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये टावर इतना खाली पड़ा है? तीसरी मंजिल तक यहाँ कुछ भी नहीं है, चौथी पर सिर्फ घास फूस है और 5वीं भी वीरान है। यहाँ एक भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा। तुम 1 साल भी नहीं टिक पाओगे। हीरोज यहाँ आकर तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। बेरजा बस अपना ऑरा फैलाता है और पूछता है, क्या तुम अपना वादा भूल गए? शक्ति महसूस करते ही ग्रेनाडा को समझ आ गया कि इस बंदे में दम तो है। भले ही टावर खाली हो, पर उर्गाश इलाके के मॉन्स्टर्स ने अब तक इन पर हमला नहीं किया, क्योंकि कोई भी डीमन किंग से पंगा लेने की हिम्मत नहीं रखता। अब और कोई रास्ता ना देख ग्रेनाडा वहां ट्री ऑफ लाइफ के सामने वफादारी की कसम खाता है। वो मान लेता है कि अगर ये बंदा उसे इतनी दूर से लेने आया है तो पक्का उसके पास कोई बड़ा और खतरनाक मास्टर प्लान होगा। बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तभी बेरजा उसकी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, अब मेरे लिए खाना बनाना शुरू करो। ग्रेनाडा सन्न रह गया, क्या मतलब खाना बनाना? अगले ही पल वो कन्फ्यूजन में सब्जियां काट रहा होता है। उसे समझ आ गया कि उसे किसी महान योजना के लिए नहीं बल्कि रसोलिया बनाने के लिए लाया गया है। वहीं बगल में एर्निन मजे ले रही है, कहती है कि चलो अच्छा है, कोई तो हाथ बटाने के लिए आया। वो चहकते हुए कहती है, आज क्या वेजिटेबल ब्रेड बनाएं? कुछ देर बाद डिनर के वक्त टावर के 5वें फ्लोर पर कुल जमा 4 लोग बैठे हैं। ग्रेनाडा धीरे से पूछता है, ए डीमन किंग, वो जो लड़की बैठी है, कहीं ये उसी राज्य की अगवा की गई राजकुमारी तो नहीं है? बेरजा बड़े आराम से कहता है, हाँ वही है, एर्निन हिल्ड्रिन। ग्रेनाडा चिल्ला पड़ता है, दिमाग तो ठीक है, इस 5 मंजिल के खाली टावर के भरोसे तुमने सबसे ताकतवर देश की राजकुमारी को उठा लिया। बेरजा शांति से जवाब देता है, तभी तो मैं तुम्हें खरीद कर लाया हूँ। बेरजा कहता है, अब चुपचाप बैठ और खाना खा। ग्रेनाडा को अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, जबकि हमारा हीरो बड़े मजे से अर्निन के हाथ के खाने की तारीफ कर रहा है। बाद में 4थी मंजिल पर पहुंचकर ग्रेनाडा पूछता है, रुको, क्या तुम ये चाह रहे हो कि मैं यहाँ हीरोज से लड़ूं? बेरजा साफ साफ बोल देता है, बिल्कुल नहीं। अगर वो यहाँ तक पहुँच गए तो समझो हम सब मारे गए। तुम्हारा काम यहाँ लड़ना नहीं बल्कि मेरे लिए इंसानों की दुनिया को अंदर से तबाह करना है। ग्रेनाडा को अब बात समझ आई। अच्छा, तो तुम मुझे जासूस, स्पाई बनाकर भेजना चाहते हो? बेरजा हाँ कहता है, पर शर्त यह है कि पहले उसे इस छोकरे की काबिलियत देखनी है। ग्रेनाडा भड़क गया, अरे ओ, तुम खुद को समझ क्या रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं डीमन किंग के टावर के अंदर ही उसे कूट दूंगा? दिमाग ठिकाने तो है? बेरजा उसे चुनौती देता है, ठीक है, फिर मैं सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करूंगा और डिमोनिक एनर्जी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 50 साल कम कर दूंगा। 50 साल की छूट सुनकर ग्रेनाडा एकदम जोश में आ गया, बोला, अपनी बात से पीछे मत हटना। अगले ही पल वो गायब हुआ और सीधे पत्थर वाला हमला बेरजा पर दे मारा। बेरजा ने उसे ब्लॉक किया और बोला, जेल में बंद रहने के हिसाब से बुरा नहीं है। क्या तुम 4थी मंजिल से माना सोख कर खुद को पावर अप कर रहे हो? ग्रेनाडा ने दहाड़ते हुए कहा, अब शिकायत करने का वक्त निकल गया है। तुमने शर्त लगाई थी और अब मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। तभी जमीन से पौधे निकलकर बेरजा के पैरों से लिपट गए। ग्रेनाडा चिल्लाया, अब अपना मुंह बंद रखो क्योंकि मैं अपने 50 साल वापस छीनने आ रहा हूं। बेरजा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, पर यह मत भूलना कि तुम किससे भिड़ रहे हो। उसने अपनी ड्रैगन हैंड वाली शक्ति एक्टिवेट कर ली और कहा कि इसके लिए उसे किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है। साथ ही उसने ग्रेनाडा को दिलासा दिया कि फिक्र मत कर, तू मरेगा नहीं। पहाड़ों में एक जोरदार धमाका होता है और सीन सीधे मर्सनरीज के ठिकाने पर पहुंच जाता है। वो अजीब सा कमांडर बेरजा को सल्यूट मारते हुए कहता है, आपसे दोबारा मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। बेरजा सीधा मुद्दे पर आता है, मैं तुम लोगों को 1 साल के लिए काम पर रखने आया हूं। कमांडर फौरन तैयार हो गया,
बिल्कुल, हम हाजिर हैं, पर ये बताइए कि माल कितना मिलेगा। पीछे खड़े बाकी मर्सनरीज, जिनकी बेरजा ने पहले कुटाई की थी, अधमरी हालत में फुसफुसा रहे हैं कि इस बंदे के पास पैसा तो बहुत है, पर ये पीटता बहुत गंदा है। बेरजा ने सिक्कों से भरी बोरी जमीन पर पटकी और कहा, ये तुम्हारा एडवांस पेमेंट है। उन पिटे हुए गुंडों में से एक बोला, भाई ये बंदा तो पागल है, पर मुझे शुरू से ही पसंद आया। तुम लोगों का क्या ख्याल है? लीडर को एहसास हुआ कि उसकी टीम तो उम्मीद से ज्यादा जोश में आ गई है। वैसे भी उसे नए लोगों की जरूरत थी। तभी बेरजा कहता है, एक आखिरी काम और है। बर्जा उस मर्सनरी कमांडर से कहता है, तुम इस लड़के को अपनी टीम में शामिल करोगे और जब भी मैं कहूंगा ये मेरा संदेश तुम तक पहुंचाएगा। कमांडर ने तो तुरंत सिर हिला दिया, पर बाकी मर्सनरीज फुसफुसाने लगे, अबे भाई कम से कम ये तो बता दो कि ये है कौन। किसी भी ऐरे गैरे को टीम में लेना खतरे से खाली नहीं है। तभी उन्हें ग्रेनाडा दिखाई देता है, जिसकी बर्जा ने बुरी तरह कुटाई कर रखी है। अपनी वैसी खस्ता हालत में जब वो अपना इंट्रोडक्शन देता है तो उन मर्सनरीज का दिल पिघल जाता है। वे भावुक होकर बोले, अरे ये तो अपना ही भाई है। सब उसे घेर लेते हैं और बड़े प्यार से टीम में शामिल कर लेते हैं। बर्जा मन ही मन सोचता है कि ये दिखने में भले ही फालतू सा ग्रुप लगे, पर ये अर्गोस्ट जैसे खतरनाक इलाके में काम करते हैं। इस इलाके में ऐसे लोग मिलना मुश्किल है जो राय डुरान जैसे बंदे की पुकार पर काम करने को राजी हों। और बर्जा को अच्छे से पता है कि राय डुरान के बुलावे पर कौन सा हीरो दौड़ा चला आएगा। हाइलेन कारगिल, वही बंदा जिसने डीमन किंग ऑफ लस्ट को ठिकाने लगाया था। बर्जा आदेश देता है, रेड फैल्कन मर्सनरीज, ये तुम्हारा पहला मिशन है। राय डुरान द्वारा बुलाए गए हीरो हाइलेन कारगिल की जासूसी करो। वे तुरंत मान जाते हैं। वापस अपने टावर पर आकर बर्जा सोचता है कि अब जबकि उसने हीरो वाला मामला ग्रेनाडा पर छोड़ दिया है, तो अब वक्त है खुद को ताकतवर बनाने का। आमतौर पर डेमोनिक एनर्जी पॉइंट्स का इस्तेमाल टावर या खुद डीमन किंग को अपग्रेड करने के लिए होता है, पर बर्जा ने का अपने सारे पॉइंट्स पहले ही बेच खाए हैं। इसलिए अब उसके पास ताकत बढ़ाने का एक ही रास्ता है, स्पिरिचुअल ब्लूमिंग। ये एक तरह का मैना क्रिस्टल होता है जो कुदरत की ऊर्जा सोख कर बनता है। इसे खाने से ताकत में जबरदस्त उछाल आता है। चूंकि माउंट अर्गोस्ट की ऊर्जा को आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, इसलिए यहाँ ढेर सारे और शुद्ध मैना ब्लूम्स मौजूद हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये जगह खजाने से भरी पड़ी है। एक राक्षस के लिए ये डेमोनिक एनर्जी जितना असरदार तो नहीं है, पर अभी जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। बर्जा कहता है, गॉर्डन, मैं बाहर जा रहा हूं कुछ स्पिरिट ब्लूम्स का शिकार करने। गॉर्डन तंज कसते हुए बोला, डीमन किंग, क्या आपका दिमाग सठिया गया है? आपको पता भी है कि इन्हें ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा है, और वहां के मॉन्स्टर्स कोई पालतू कुत्ते नहीं है जो आपको देखते ही पूंछ हिलाएंगे। वे सीधा गला पकड़ेंगे। बर्जा बड़े टॉसन में कहता है, मॉन्स्टर्स की फिक्र मत कर, उन्हें तो मैं चुटकियों में निपटा दूंगा। असली सिरदर्द तो उन फूलों को खोजना है। गॉर्डन कहता है, खोजना तभी आसान होता अगर आपके पास कोई तगड़ा मैना डिटेक्टर होता। अब भाई हमें तो पता ही है कि कहानी कहाँ जा रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और अर्निन पूछती है कि क्या वे बिजी हैं। बस उसी पल दोनों के दिमाग की बत्ती एक साथ जलती है। अगले ही पल वे बाहर पहाड़ों में हैं। अर्निन बहुत खुश है और उछलते हुए कह रही है कि वो कितनी एक्साइटेड है। बेचारी काफी समय से बोर हो रही थी। वो कहती है, चलो अच्छा है आपने अपना वादा निभाया और चौथी मंजिल मुझे दे दी। बर्जा मौका देखकर चौका मारता है, हाँ, वो चौथी मंजिल हमेशा के लिए तुम्हारी हो सकती है, बस तुम्हें मेरे लिए कुछ स्पिरिट ब्लूम्स ढूंढने होंगे। बर्जा मन ही मन सोच रहा है कि चौथी मंजिल पर तो पहले ही इसके पेड़ पौधों ने कब्जा कर लिया है, अब ये और क्या ही करेगी। खैर जो भी हो, मानना तो पड़ेगा कि मेरे इस डरावने डायमंड टावर को सजाने का ख्याल ही अपने आप में पागलपन है। उधर अर्निन तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही। उसे लगा था कि उसे टावर से बाहर कदम तक नहीं रखने दिया जाएगा। अच्छा हुआ जो वो ये चेक करने पहुंच गई कि बर्जा आखिर कर क्या रहा है। तभी अचानक बर्जा उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे अपने करीब खींचता है और सीधा हवा में उड़ने लगता है। धीरे धीरे अर्निन अपनी आंखें खोलती है और उसे एहसास होता है कि जिस रात उसे लाया गया था उस वक्त वो देख ही नहीं पाई कि ये दुनिया कितनी विशाल है। अब तक उसकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही थी, जादू की ट्रेनिंग, पढ़ाई और बस यही सब। उसे लगा था कि पूरी उम्र ऐसे ही बीत जाएगी। वो धीरे से कहती है, डेमन किंग, क्या आपको पता है कि शायद मैं पहली ऐसी इंसान हूं जो इन पहाड़ों के ऊपर उड़ रही है। बर्जा कहने ही वाला होता है, राजकुमारी, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, जरूरी बात यह है कि, पर वो उसे बीच में ही टोक देती है और कहती है, मेरा नाम अर्निन है और चूंकि अब हम एक ही टावर में रह रहे हैं तो कम से कम आपको मेरा नाम तो लेना ही चाहिए। बर्जा को ये दोस्ताना अंदाज बिल्कुल रास नहीं आया। उसने उसका हाथ जोर से पकड़ा और उसे नीचे फेंकने की धमकी देते हुए पूछा, क्या तू अपनी औकात भूल गई है? जेल जाने का ज्यादा ही शौक चढ़ा है क्या? चल अब फालतू बातें छोड़ और अपनी रूहों का इस्तेमाल कर काम शुरू कर। तुरंत अर्निन माफी मांगती है और नन्हे जादुई जीव उसकी उंगलियों से निकलकर चारों तरफ फैलने लगते हैं। बर्जा सोच रहा था कि इसमें काफी वक्त लगेगा, पर फिर भी ये उसके और गॉर्डन के मुकाबले तो तेज ही होगा। लेकिन तभी
पलक झपकते ही वो कहती है कि उसे एक फूल मिल भी गया। वे उड़कर वहां पहुंचते हैं जहां बहुत सारे ऑक्स के बीच एक बर्फ का फूल खिला हुआ है। बर्जा समझ जाता है कि मामला इतना आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले से ही बिन बुलाए मेहमान मौजूद हैं। वो आगे बढ़ता है और रॉब से कहता है, ओए दानव लोक के प्राणियों, अगर तुम्हारी रगों में बहने वाले खून में जरा भी इज्जत बची है तो मेरे आदेश का पालन करो। पर उन जंगली ऑक्स ने साफ मना कर दिया। उन्हें राक्षसों से नफरत है, वे उस पर भरोसा नहीं करते और बस उसे जान से मारना चाहते हैं। ये सुनकर बर्जा के माथे की नसें फटने लगीं। वो गुस्से में बड़बड़ाया, गॉर्डन सही कह रहा था, ये जानवर सिर्फ मरने के लायक है और इन्हें जलाकर राख कर देना ही सबसे आसान है। जैसे ही वे ऑक्स हमला करने के लिए उछले, मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद इनके बीच कोई समझौता होगा और बर्जा इन्हें अपने साथ टावर ले जाएगा। पर घंटा, उसने तो उन्हें सीधे भाप बनाकर उड़ा दिया। तभी एक ऑर्क पीछे से वार करने आता है और चिल्लाता है कि इसके खाली हिस्से पर हमला करो। पर बर्जा बस अपना हाथ साइड में करता है और उसे भी नामो निशान समेत मिटा देता है। अर्निन खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी। उसने सुना था कि इन ऑक से निपटना लोहे के चने चबाने जैसा है, पर यहाँ तो ये बर्जा के करीब तक नहीं फटक पाए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आखिर एक डेमन किंग की असली ताकत क्या होती है। रात ढल चुकी है और चारों तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ है। आखिरकार ये लोग हायासिंथ स्पिरिट तक पहुंच ही जाते हैं, जो पानी और बर्फ की एक जादुई शक्ति है। बेरजा देव उसके साथ वाली लड़की तो उसे देखकर बिल्कुल लट्टू हो जाती है, पर बेरजा उसे फौरन घूरना बंद करने को कहता है और उसे खुद उठा लेता है। साथ ही वो उसे पट्टी पढ़ाता है कि अगर उसे ऐसी कोई दूसरी चीज़ मिली तो वो उसे रख सकती है। मन ही मन वो सोच रहा है कि अगर इंसानों से काम निकलवाना है तो उनके सामने लालच का गाजर लटकाए रखना ज़रूरी है। बेचारी लड़की ने बहुत हाथ पांव मारे पर उसे कुछ और नहीं मिला, तो हार मानकर ये लोग वापस टावर की तरफ निकल लिए। उस जादुई फूल को देखते हुए बेरजा सोचता है कि पहले उसे लगा था कि इस लड़की को साथ लाना मुसीबत बनेगा, पर यह तो उम्मीद से ज्यादा काम की निकली। इस वक्त वो लड़की उसके कपड़ों के अंदर बड़े आराम से दुबकी बैठी है। इसी बीच गॉर्डन खबर लाता है कि ग्रानाडा से कुछ जानकारी मिली है। ऐसा लग रहा है कि उस हायन कारगिल के साथ राजधानी से 2 और हीरो आ रहे हैं। क्या रायरा ब्यूरन? पर ट्विस्ट ये है कि वो सीधे एरगास नहीं आ रहे, वो वही घिसा पिटा हीरो वाला रास्ता चुन रहे हैं। गांव में अपनी छोटी सी टीम बनाना, छोटे मोटे मिशन पूरे करना और धीरे धीरे अपनी लेवल बढ़ाना। गॉर्डन एकदम जोश में आकर कहता है कि इसीलिए उसने एक पूरी लिस्ट तैयार की है कि कैसे एक एक करके उन्हें रास्ते से हटाना है। लेकिन बेरजा देउस एक झटके में उसके सारे प्लान रिजेक्ट कर देता है। उसका कहना है कि इस बार वो लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वो उन हीरोज़ के सफ़र में कोई अड़ंगा भी नहीं डालेंगे। जब गॉर्डन ने वजह पूछी तो बेरजा ने समझाया कि बीच बीच में छोटी रुकावटें डालने से ये हीरो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसकी जगह ग्रानाडा और भाड़े के सैनिकों को भेजो ताकि वो उनकी टीम में शामिल होकर उनका भरोसा जीत सकें। गॉर्डन तंज कसते हुए कहता है, तो तुम फिर से कायदे कानून तोड़ रहे हो। साथ ही वो ये भी याद दिलाता है कि फिलहाल ये टावर किसी भी ग्रुप को रोकने के लायक नहीं है। पर बेरजा खुलासा करता है कि टावर की सुरक्षा के लिए अब बोनो यानी ड्वार्फ्स की मदद ली जाएगी। ये सुनते ही ग्रानाडा के हाथ पांव फूल जाते हैं। उसे डर है कि अगर लोगों ने टावर के अंदर उन छोटे कद के बोनों को देख लिया तो सब उनका मजाक उड़ाएंगे। बेरजा उसे चुप रहने को कहता है। वो साफ करता है कि वो बोनों को लड़ने के लिए नहीं बल्कि उनके पास मौजूद जादुई मशीनों और हथियारों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमूमन जब हीरो किसी किले पर हमला करते हैं तो उन्हें लगता है कि शुरुआत में कुछ कमज़ोर राक्षस मिलेंगे और फिर वो धीरे धीरे टावर चढ़ेंगे। लेकिन अगर घुसते ही उनका स्वागत 1 दर्जन तोपों से किया जाए तो गॉर्डन को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही अजीब हो जाएगा। पर इस बात में कोई शक नहीं कि हीरोज़ इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। फिर भी गॉर्डन अपना सिर पीट लेता है कि ये तरीका तो विलन की किसी भी किताब के हिसाब से सही नहीं है। पर जब तक वो अपनी भड़ास निकालता, बेरजा वहां से गायब हो चुका था। अब कहानी पहुंचती है वुल्फनर में, जो बोनो का जमीन के नीचे बसा एक शहर है। वहां लोगार फ्रेडरिड नाम का एक इंसान भट्टी पर काम कर रहा है और उसे अंदाजा भी नहीं है कि जल्द ही डीमन किंग उसे अगवा करने वाला है। शहर के गेट के सामने खड़ा बेरजा सोचता है कि उसने पहले कई बोनों से लड़ाई की है, पर यह पहली बार है जब वो उनके शहर के अंदर जा रहा है। मिडनाइट इन नाम के एक ढाबे पर पहुंचकर वो किसी हथियार के बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करे। आखिर यहाँ का सबसे तगड़ा लोहार कौन है? बेरजा जैसे ही मेज़ पर सिक्के फेंकता है, वहाँ मौजूद आदमी कहता है कि वो काफ़ी समझदार इंसान लग रहा है। बेरजा को पता है कि ये बौने भी हीरोज़ की तरह ही सनकी होते हैं। वो आदमी उसे बताता है कि शहर के बीचों बीच जाओ, जहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखेगा।
वहाँ एक लिफ्ट है जो तय करती है कि तुम्हें किस फ्लोर पर जाना है। साथ ही वहाँ घुसपैठियों को पहचानने के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा है। बिरजा इन सब फालतू की चीज़ों को इग्नोर करता है और सीधे ऊपर से छलांग लगा देता है। वो सीधा आखिरी फ्लोर पर जाकर रुकता है, क्योंकि उस आदमी ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि वो सबसे निचला हिस्सा ही सबसे गहरा और ख़ास कमरा है। यहीं पर उसे इस शहर का सबसे बेहतरीन लोहार मिस्टर लोगार फ्रेडरिक मिलने वाला है। वो इंसान अपनी भट्टी में लोहे पर हथौड़ा चला रहा है और बेरजा देउस गौर करता है कि ये काम करते हुए किसी तरह की माना यानी जादुई ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। उसे समझ आ जाता है कि उसे इसी बंदे की जरूरत है, अब बस उसे यहाँ से किडनैप करना बाकी है। तभी हथौड़े की चोट से निकली आग की लपटें बेरजा को पीछे धकेल देती हैं। बिरजा समझ जाता है कि इस इंसान ने उसकी राक्षसी ऊर्जा को भांप लिया है, फिर भी वो बिना रोके हथौड़ा चलाता रहा। अगले ही पल वो बौना अचानक बिरजा के बगल में प्रकट होता है और उस पर हमला कर देता है। बिरजा को मजबूरन वो वार अपने खाली हाथ से रोकना पड़ता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये बंदा तो वो बौना गरजते हुए कहता है, हाँ मैं एक हीरो हूँ, एक ऐसा बौना जिसके पास धातु को ढालने की जादुई ताकत है और जो पहले कई खतरों से लड़ चुका है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की नीच राक्षस? तो बिरजा देउस कहता है, चलो ठीक है, जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं एक राक्षस हूं तो सच बता ही देता हूं, मैं डीमन किंग हूं। और ये कहते ही वो उसका गला दबोच लेता है। बेचारे का हथौड़ा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। तभी कुछ दूसरे बौने लोगार को ढूंढते हुए वहां आते हैं, पर जगह खाली पड़ी थी। सब शोर मचाने लगते हैं कि किसी ने लोगार को किडनैप कर लिया है और सारे रास्ते बंद करने के आदेश दे दिए जाते हैं। पर हमारा हीरो तो पहले ही उसे लेकर दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंच चुका है। वो उसे चेतावनी देता है, बौने अगर एक आवाज भी निकाली तो सीधा ऊपर जाएगा। लोगार घबराकर पूछता है, कहीं तुम हमारी खूबसूरत राजकुमारी को किडनैप करने तो नहीं आए? बिरजा साफ मना कर देता है कि उसे ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने सुना था कि ये बौने और लोहार जमीन के नीचे गुप्त रास्ते बनाने में उस्ताद होते हैं, तो अगर ये सच है तो चुपचाप रास्ता दिखाना शुरू करो। पर लोगार को अब भी यकीन है कि डीमन किंग राजकुमारी के पीछे ही है और झूठ बोल रहा है। वो इस पहाड़ में छिपा ही इसीलिए था क्योंकि उसे डीमन किंग का खौफ था। फिर ये बला उसके पीछे क्यों आई? सच तो यह है कि लोगार भले ही एक उस्ताद लोहार हो, पर हीरो के नाम पर वो काफी फिसड्डी और कमजोर है। तो बिरजा कहता है, ठीक है, अगर तू अपना मुंह नहीं खोलेगा तो मैं राजकुमारी को ही किडनैप कर लेता हूं और फिर सबको ये बताऊंगा कि तूने जानकारी दी थी और अपनी जान बचाने के लिए राजकुमारी को मरवाने के लिए छोड़ दिया। लोगार के पसीने छूट जाते हैं। ये तो नहीं हो सकता, ये तो सरासर कमीनापन है, साक्षात पाप है ये। लोगार की दिक्कत यह है कि पूरे शहर को पता है कि वो एक कमजोर बौना है, तो अगर ये अफवाह फैली तो लोग यकीनन मान लेंगे और बाकी की जिंदगी उसे टॉर्चर सहना पड़ेगा। तब बिरजा असली पत्ता फेंकता है, तो अब चुन ले, मैं राजकुमारी को उठाऊं या तुझे? मेरे साथ रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, मैं डीमन रूल बुक की कसम खाता हूं। छोटा बौना रुककर सोचता है, अरे ये तो इनकी सबसे बड़ी कसम है, अगर इसने ये कसम खाई है तो ये धोखा नहीं देगा। वो मान जाता है और दोनों गुप्त रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। वापस लोगार की भट्टी पर सब उसे ढूंढ रहे हैं। वहां राजकुमारी आती है। रुकिए, राजकुमारी? नहीं भाई, इस लड़की के कंधे तो 15 मीटर चौड़े हैं, उसे लोगार कहीं नहीं मिल रहा, जबकि उसे राजकुमारी का हथियार बनाना था। ये है यहाँ की राजकुमारी, लुइस वर्फ। इसके हुलिये से ही लग रहा है कि ये तबाही मचाने वाली है। वो सबको चिल्लाकर चुप कराती है और लोगार को ढूंढने का हुक्म देती है। किसी ने एक हीरो को किडनैप कैसे होने दिया? एक बौना दबी आवाज में कहता है, मैडम वो हीरो तो है, पर है बहुत कमजोर। वो उसे फिर डांटती है, चुप रहो, किडनैपर को ढूंढो और मेरे सामने लाओ, अगर नहीं लाए तो मैं तुम सबकी मुंडियां उखाड़ दूंगी। इधर बिरजा और लोगार गुप्त रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं क्यों बिरजा चलते हुए उस बौने की मटकती कमर को घूर रहा है। फिर वो झुंझलाकर बोलता है, अबे ओ कमीने, कब तक मुझे ये सब देखना पड़ेगा? बौना कहता है, शांति रख भाई, बस पहुंचने ही वाले हैं, ये रास्ता सीधे पहाड़ की चोटी पर निकलेगा। बाहर पहुंचते ही लोगार कहता है, चलो मेरा काम खत्म, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने। बिरजा तपाक से बोलता है, अबे क्या बकवास कर रहा है, तू मेरे साथ चल रहा है। लोगान के तो तोते उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये बंदा पागल है क्या, इसने अभी अभी डीमन किंग के नियमों की कसम खाई थी। पर बिरजा साफ कह देता है कि उसे उस कचरे की कोई परवाह नहीं है। अब चुपचाप चल, मुझे तेरा इस्तेमाल करना है। लोगार घुटनों के बल गिरकर भीख मांगने लगता है, भाई मुझे मत मारना, मुझे टॉर्चर मत करना, मैं धातु का काम जानता हूँ, मैं हथियार बना सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बिरजा को एहसास होता है कि ये तो उम्मीद से ज्यादा आसान निकला। वो कहता है, अगर तू मेरे प्रति वफादारी की कसम खाए तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। बौना तुरंत मान जाता है, हाँ हाँ डीमन किंग, आप महान हो, मुझे आपसे प्यार है। पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हाँ बेटा बोल ले, ये मूर्ख डीमन किंग
तुझे क्या लगता है मैं तेरी बात मानूंगा? जैसे ही मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिला मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। तू अपनी पूरी जिंदगी पछताएगा, बस तैयार रह। लेकिन जैसे ही वो डीमन किंग के टावर पहुंचता है और वहां का सुंदर बगीचा देखता है, उसका सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। इधर गॉर्डन गुस्से से लाल पीला हो रहा है। हे भगवान डीमन किंग, क्या आप सच में एक बौने को यहाँ उठा लाए? बेरजा उसे चुप कराता है। तभी स्क्रीन पर ग्रेनाडा प्रकट होता है और पूछता है, एक मिनट, इस सबके बीच ये बौना क्या कर रहा है? उधर राजकुमारी पास आकर पूछती है कि क्या ये बौना ठीक है, क्योंकि ये काफी देर से हिला तक नहीं है। लोगार घबराकर बेरजा की तरफ मुड़ता है। मैं यहाँ क्यों हूँ? तुमने कहा था तुम मुझे आजाद कर दोगे। बेरजा तंज कसते हुए कहता है, मैंने कहा था कि मैं रहम करूंगा। देख तो सही, तू अभी भी जिंदा है। मैंने तो बस तेरी गर्दन पर पीछे से एक मुक्का मारा था ताकि तू रास्ते में बेहोश रहे और कोई होशियारी ना दिखाए। लोगार पागलों की तरह पूरे हॉल में ठहाके लगाकर हंसने लगता है, जिससे पूरी जगह कांप उठती है। बेरजा कहता है, लगता है तू मेरा गुलाम बनकर काफी खुश है। लोगार दांत पीसते हुए कहता है, जी हाँ, मैं यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। बेरजा कहता है, ये हुई ना बात। फिर वो उसे उसका पहला मिशन देता है। पहली मंजिल पर तोपों की एक विशाल दीवार खड़ी कर दो ताकि हीरोज के चीखड़े उड़ जाएं। सीन कट होता है ऑगस्ट के हीरोज वाले इलाके में, जहां तैयारी चल रही है। ग्रेनाडा जासूसी करके खबरें दे रहा है। शहर में अफवाह है कि नया डीमन किंग काली लपटों यानी ब्लैक फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है, इसलिए ज्यादातर हीरोज आग से बचाने वाले गियर पहनकर हमला करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा लोग कह रहे हैं कि नया राजा डर के मारे कोई राक्षस नहीं भेज रहा। बेरजा गौर करता है कि ये हीरोज अभी भी काफी जोश में हैं। उसे दुख है कि उनकी ये हीरो वाली यात्रा किसी काम नहीं आने वाली। अंत में वो बस उसी रास्ते पर चलेंगे, बोर हो जाएंगे और अपना लेवल भी नहीं बढ़ा पाएंगे। ये बस वक्त के खिलाफ एक रेस है। ग्रेनाडा, अपने मिशन पर डटे रहो, कहकर वो गायब हो जाता है। वो एल्फ राजकुमारी सोचती है कि ये सच में कोई मॉन्स्टर नहीं भेजना चाहता ताकि हीरो मजबूत ना हो सके। मानना पड़ेगा, ये बंदा जानता है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। क्या इतिहास में कभी ऐसा कोई राक्षस हुआ है? शुक्र है कि ये मेरा दुश्मन नहीं है। वापस बेरजा के पास वो अपनी शर्तें रख रहा है। सुन बौने, बस एक ही पाबंदी है, तू एक भी माना स्टोन यानी जादुई पत्थर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तू पहली मंजिल कैसे बनाएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस ये नियम टूटना नहीं चाहिए। लोगार कहता है, मेरे मालिक, बिना माना स्टोन के हीरोज को मारने वाला हथियार काम नहीं करेगा। बेरजा कहता है कि ये तेरी समस्या है। वो समझाता है कि हीरोज को इस दुनिया का आशीर्वाद मिला होता है, वो जादुई ऊर्जा को तुरंत भांप लेते हैं। अगर हम जादुई जाल बिछाएंगे तो उन्हें फौरन पता चल जाएगा, इसीलिए तो मैं सबसे बेहतरीन लोहार को लेकर आया हूं। तो तू ये कर पाएगा या नहीं? बौना कहता है कि वो कर सकता है, क्योंकि उसने असल में एक ऐसा टूल बनाया है जो जादू को छिपा देता है। उसे बनाने में 3 साल लगते हैं, पर वो एकदम सटीक काम करेगा। बेरजा उसे बीच में ही टोक देता है, रुक, तू साफ साफ बहाने बना रहा है ना। बेरजा को पूरा यकीन है कि ये बंदा चाहता है कि हीरोज के पहले ही हमले में बेरजा मारा जाए, इसलिए वो फुर्ती से उसके गले में एक पट्टा डाल देता है। लोगार घबरा के पूछता है कि ये क्या बला है, तो बेरजा बड़े प्यार से बताता है कि ये बस एक मामूली सा जादुई खिलौना है जो सिर को धड़ से अलग कर देता है। ऊपर से ये चेहरा छिपाने का भी काम करता है, और अगर उसने इसे कभी भी उतारने की कोशिश की तो बेरजा इसे भागने की कोशिश समझेगा और सीधे यमराज के पास भेज देगा। इसके बाद हमारा डीमन किंग साजो सामान और जादुई सामान इकट्ठा करने के लिए न जाने कितने साम्राज्यों के चक्कर काटता है। वो पूरे 1 महीने तक उस बेचारे लोगार को घसीटता फिरता है और जो हाथ लगता है उसे पोर्टल में फेंकता जाता है। फिर ये लोग वापस बौनों के इलाके में पहुंचते हैं। इधर लोहे की भट्टी की दीवारों पर गुस्से से लकड़ियां टूट रही हैं। राजकुमारी आग बबूला है। पूरा 1 महीना हो गया, आखिर वो गया कहाँ? यहाँ के सब लोग एक नंबर के निकम्मे हैं। उसे पक्का यकीन है कि लोगार कहीं भाग गया है। बौने सफाई देते हैं कि यहाँ अनगिनत सुरंगें हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस रास्ते से निकला, पर लुइस को बहानों से नफरत है। वो अल्टीमेटम दे देती है कि अगर 2 हफ्ते के अंदर किडनैपर नहीं मिला तो वो सबकी गर्दनें नाप देगी। उसके पैर पटकते ही सब दहशत में भाग खड़े होते हैं। वो गुस्से में इसलिए भी है क्योंकि भट्टी के बीचों बीच वो अधूरा लोहा पड़ा है जिससे उसकी तलवार बननी थी। वो बड़बड़ाती है कि लोगार का जिंदा रहना जरूरी है क्योंकि मेरी तलवार बनने से पहले उसे मरने की इजाजत नहीं है। तभी अचानक लोगार उसके ठीक पीछे प्रकट होता है। वो वही चेहरा छिपाने वाला मुखौटा पहने हुए है जो बेरजा ने उसे दिया था। लुइस उसे देखते ही ठिठक जाती है। रुको, ये तो वही गुप्त रास्ता है जिसके बारे में सिर्फ उसे पता था। लोगार, ये तुम हो क्या? बेचारा लोगार बुरी तरह सकपका जाता है और राजकुमारी को एक छोटा सा डरपोक वाला हेलो बोलता है। लुइस अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। तो ये हरामखोर वापस आ गया। लगता है तो मेरी तलवार न बनानी पड़े इसलिए भागकर छिप गया था। लोगार हकलाते हुए कहता है कि ये सब गलतफहमी है, पर लुइस सुनने को तैयार नहीं। कोई गलतफहमी नहीं है, साफ है कि तूने राजकुमारी को धोखा देने की कोशिश की। अब से तू आजाद नहीं, तू पूरी जिंदगी मेरा गुलाम बनकर रहेगा, पर उससे पहले भागने की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। तभी वहां एक धमाका होता है जो लुइस को पीछे धकेल देता है। वो चिल्लाती है, कौन है बे तू? तभी बेरजा वहां एंट्री मारता है और कहता है, लोगार,
फालतू बातें छोड़ और जो सामान चाहिए वो उठा। राजकुमारी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तू है कौन और ये घटिया बौना तेरी मदद क्यों कर रहा है? बेरजा टशन में कहता है कि वो इस बेचारे बौने का मालिक है जिसे वो यानी राजकुमारी अब तक पैसों के लिए निचोड़ रही थी। लुइस पलटकर चीखती है, मैं किसी को नहीं निचोड़ रही, वो बस एक गुलाम है जो अब अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे हथियार बनाएगा। वो मुक्कों की बरसात करने लगती है और चिल्लाते हुए पूछती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बौने को ले जाने की। बर्जा ड्यूस बीच में आकर उसकी गर्दन पर किक मारता है, लेकिन राजकुमारी उसे रोक लेती है और अपना मुक्का घुमाकर उसे दीवार में धंसा देती है। वो उसे जान से मारने ही वाली थी कि अगले ही पल बर्जा उसके पीछे पहुंच जाता है और उसका सिर दबोच लेता है। चारों तरफ मुक्के चल रहे थे और भले ही लुइस कोई हीरो नहीं थी, लेकिन उसकी ताकत एकदम खतरनाक थी। बर्जा जानता है कि ये लड़की कितनी डेंजरस है, क्योंकि पास्ट लाइफ में रिग्रेशन से पहले इसने अनगिनत राक्षसों को मारा था और तब ये आज से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। वो चाहता तो उसे यहीं खत्म कर सकता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उस लेवल की ताकत के लिए उसे अपनी पूरी डेमोनिक एनर्जी झोंकनी पड़ती। और सबसे बुरा तो यह है कि इस लड़ाई के दौरान उसने बर्जा की पावर नोटिस कर ली होगी, यानी अब उसे पता चल चुका है कि ये कोई मामूली बंदा नहीं बल्कि एक डीमन किंग है। दूसरी तरफ लोगार अपना काम समेटने में लगा है। बर्जा उससे पूछता है कि क्या काम हो गया। लोगार कहता है कि वो अभी इसे खोल रहा है क्योंकि उन्हें उस माना घोस्ट की जरूरत पड़ेगी, वही आइटम जो ट्रैप्स में होने वाले सारे माना के इस्तेमाल को छिपा देता है। बर्जा उस कमबख्त से कहता है कि 1 मिनट के अंदर काम खत्म करो वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। लुइस लगातार हमले किए जा रही है और कह रही है कि इस बंदे को तो सिर्फ वही मारेगी। बर्जा को समझ नहीं आ रहा कि बिना अपनी असली ताकत दिखाए वो इस लड़की को और कितनी देर झेल पाएगा। लुइस चिल्लाती है कि पता नहीं तू कहाँ से टपक पड़ा, लेकिन आज यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। बर्जा पलटकर कहता है कि तेरी बातें तो बिल्कुल किसी राक्षस राजा जैसी हैं। फिर वो उसे ताना मारता है कि हार मान ले ए बौनी राजकुमारी, आज तेरा बौना और तेरा सामान दोनों मेरे हुए। तभी वो मशीन टूटने लगती है और लोगार इशारा देता है कि काम हो गया। गुस्से से पागल लुइस पूछती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आकर चोरी करने की, तू इतनी आसानी से नहीं बच सकता। लेकिन इसी हड़बड़ाहट में बर्जा को एक मौका मिल जाता है। वो उसके पेट पर एक जोरदार किक जड़ता है जिससे वो सीधे दीवार से जा टकराती है। फौरन वो सब स्पेस पोर्टल खोलता है और लोगार को सामान अंदर फेंकने को कहता है। लुइस चिल्लाती रह जाती है पर आइटम गायब हो चुका है। तभी दुनिया का सबसे सुस्त बौना भागता हुआ आता है और पूछता है कि क्या हुआ। लुइस उन्हें उस तरफ पीछा करने का ऑर्डर देती है जहां से लोगार टनल के जरिए भाग रहा था, लेकिन तभी सब कुछ ढह जाता है। अचानक लुइस के तेवर बदल जाते हैं और वो बड़े प्यार से सोचने लगती है कि क्या वो सच में उसके लिए एक छोटा सा हथियार नहीं बनाना चाहता था। अब खेल और मज़ेदार हो गया है क्योंकि अब वो खुद उसका शिकार करेगी, चाहे उसे पूरा महाद्वीप तहस नहस क्यों न करना पड़े। वो उसे ढूंढ निकालेगी और उसे अपनी इस हरकत पर पछतावा होगा। इस लड़की के अंदर बर्जा से 10 गुना ज्यादा नफरत भरी है। अगले सीन में हम बर्जा के टावर पर पहुंचते हैं जहां उस माना डिवाइस को पहली मंजिल पर फिट कर दिया गया है। एरनन और गार्ड हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर ये बला क्या है। बर्जा बस इतना कहता है कि हीरो को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी टूल है। लोगार कंफर्म करता है कि इंस्टॉलेशन पूरा हो गया, जिस पर बर्जा कहता है कि उम्मीद है ये मेहनत काम आएगी। तभी पूरे कमरे में एक नीली रोशनी फैलने लगती है। टावर उस माना घोस्ट को पहचान लेता है, लेकिन टावर के साथ सिंक करने के लिए 10,000 पॉइंट्स की जरूरत है। बेरजा ड्यूस तो चकरा गया, उसे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज भी होती है। फिर भी पहली बार था तो उसने देखने की ठानी कि आखिर होता क्या है। उसके पास 11,000 पॉइंट्स थे और उसने लगभग सारे के सारे फूंक दिए। माना घोस्ट अब किंग बेरजा को अपना मालिक मान चुका है और अब उसकी फीडिंग पावर सीधे डिमोनिक एनर्जी में बदल रही है। बेरजा पूछ नहीं वाला था कि इसका मतलब क्या है, पर वो बौना तो खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है। वो चिल्लाता है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा मुमकिन है। आखिर ये हुआ क्या? बेरजा को खुद पल्ले नहीं पड़ रहा था, तो उसने एरनन से कहा कि कोई भी जादू चलाकर दिखाए जो उसका मन करे। उसने हाथ उठाया और एक खतरनाक धमाका कर दिया, जबकि गार्ड उसे रोकने लगा कि सारा कचरा फैला देगी क्या। बेरजा ने सोचा कि नॉर्मली इस लेवल का जादू बाहर तक महसूस हो जाता, लेकिन जब वो कमरे के दूसरी तरफ गया तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, यहां तक कि किसी की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हो रहा था। तो ये है उस माना घोस्ट का असली दम। लेकिन जब उसने इस हालत में टावर को कंट्रोल करने की कोशिश की और पीछे मुड़कर देखा तो टावर गायब था। जैसे ही उसने उसे छुआ और अपनी एनर्जी इस्तेमाल की, टावर फिर से दिखने लगा। वो हैरान रह गया कि ये चीज तो पूरे के पूरे टावर को ही गायब कर रही है। पर तभी उसे झटका लगा कि इस छिपने वाली ट्रिक के चक्कर में उसके 1000 पॉइंट्स कट गए। अभी के लिए तो ये थोड़ा महंगा सौदा है, पर आगे चलकर बहुत काम आएगा। उधर वो बौना तो बावला हुआ जा रहा है, कहता है अरे भाई थोड़ा और इस्तेमाल करने दो ना, मुझे
देखना है कि मेरा घोस्ट इस टावर के साथ कैसे तालमेल बिठा रहा है। इतिहास में आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा गया। ये एक बहुत बड़ी खोज है। बैरजा ने नोटिस किया कि ये बंदा तो बिल्कुल किसी राक्षस की तरह लड़ने के लिए उतावला हो रहा है। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम उन हीरोज को यहीं पहली मंजिल पर जाल में फंसाकर साफ कर सकते हो तो जो मर्जी आए करो। लोगार बोला, चिंता मत करो, वो बेवकूफ जो खुद को बहुत शाना समझते हैं यहीं राख बन जाएंगे। फिर बैरजा मुड़ा और बोला, हो राजकुमारी, जो हीरोज चौथी मंजिल तक पहुंचेंगे उनसे तुम्हें निपटना होगा। वो चौंक गई। हैं? मैं तो राजकुमारी हूं, मैं उनसे कैसी लड़ूंगी? बैरजा बोला, तो क्या हुआ, तुम कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि स्पिरिट जीनियस हो जिसे वापस महल भी नहीं जाना, अब हाथ बटाना पड़ेगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे इस मासूम लड़की को ऐसा मिशन देना पड़ेगा जिसे दुनियादारी की समझ तक नहीं है। अपनी ही जाति से गद्दारी करना शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, पर वो तो पहले ही सोच में पड़ गई है कि लड़ेगी कैसे। पानी, आग, मिट्टी या हवा, सबसे बेस्ट क्या रहेगा? बैरजा ने उसे समझाया, तुम्हें हीरोज को हराना नहीं है, बस ये दिखाना है कि तुम भी उनकी दुश्मन हो। अगर ये प्लान कामयाब रहा तो जो मांगेगी वो मिलेगा। बड़ी भोली है। कहने लगी कि वो मौका ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो चाहती है कि उसकी पहचान एक राजकुमारी के तौर पर नहीं बल्कि डेमन किंग की चेले के रूप में हो। बैरजा बियोस को ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी, पर उसने सोचा, चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो। फिर वो पूछने लगी कि उसे लड़ना कैसे चाहिए। कहने लगी कि वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके उन्हें जाल में फंसा सकती है। उसे अपनी लुक्स पर पूरा भरोसा है। बैरजा ने कह दिया कि भाई तुझे जो करना है कर, बस उन हीरोज को लालच देकर अंदर खींचना ना। अब वे सब थ्रोन रूम की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। इस डिफेंस को प्लान करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कैनन्स हीरोज की तादाद तो कम कर देंगी, पर वे वहीं रुकने वाले नहीं हैं। चौथी मंजिल पर राजकुमारी अपना चारा डालेगी। शायद इससे हीरोज की संख्या आधी रह जाए, पर आखिर में बैरजा को ही मोर्चा संभालना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि वो उस आइटम का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाना शुरू करे। तभी वो कहता है, सुनो राजकुमारी, चलो थोड़ा टहल कर आते हैं। वो तो खुशी से फूले नहीं समाई, लेकिन बाहर कड़ाके की ठंड थी और दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो उन स्पिरिट फ्लावर्स के शिकार पर निकला था, पर उसे एक भी नहीं मिला। उसने राजकुमारी से कह दिया कि तुम किसी काम की नहीं हो। छोटे छोटे स्पिरिट्स उन्हें थप्पड़ मार रहे थे और बाल खींच रहे थे कि तभी अचानक कोई पास आता है। वो एक ब्लू ऑर्क था और बैरजा उसे देखते ही खत्म करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसे इन लोगों से सख्त चिढ़ थी। लेकिन वो ऑर्क तुरंत घुटनों के बल गिर गया। जब बैरजा पहली बार यहाँ आया था तब कहा गया था कि ये लोग शायद उसकी सेवा करेंगे, और लो देखो वही हुआ। उसने अपना परिचय क्रूतू के रूप में दिया, जो ब्लू आइस कबीले का मुखिया है। वो डेमन किंग का स्वागत करता है और गुजारिश करता है कि उन्हें अपने दोस्त और अपनी ही बिरादरी के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। बैरजा हैरान था कि भाई तुम्हें अचानक ऐसा क्या सूझ गया। अब वो बंदा माफी मांगने लगा कि हमारे पूर्वजों ने राक्षसों को धोखा दिया था और हम उसी पाप का बोझ ढो रहे हैं, इसलिए हम डेमन किंग की सेवा करके अपना सम्मान वापस पाना चाहते हैं। पर बैरजा कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने सीधे कहा, असली बात बताओ, तुम बस राक्षस बनकर और ताकतवर होना चाहते हो और तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम सबको निपटा ना दूं। बैरजा देओस सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा स्पिरिट फ्लावर से पुराना कनेक्शन है। क्रूतू समझ जाता है कि इस बंदे से कुछ भी छिपाना नामुमकिन है, इसलिए वो इशारे से अपने आदमी को कुछ लाने को कहता है। जब डिब्बा खोला जाता है तो उसमें 3 फूल निकलते हैं। अब बैरजा को समझ आया कि उसे बाहर एक भी फूल क्यों नहीं मिल रहा था। इन लोगों ने पहले ही सब दबा रखा था। उसे एहसास होता है कि ये ऑर्क सिर्फ लड़ना ही नहीं जानते बल्कि चिकनी चुपड़ी बातें करना और सौदेबाजी करना भी बखूबी जानते हैं। पर उसे अजीब लगा कि ये मामूली और कितने दिमाग वाले कैसे हो गए। क्रूतू समझाता है कि इस बर्फीले इलाके में जिंदा रहने के लिए उन्हें ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा। बैरजा को हंसी आती है कि आज ये दिमाग वाले लोग उसके पास सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि इन्हें अब ताकत की जरूरत है। उसे ये बात मजेदार लगती है और वो कहता है, ठीक है, तुम लोग मुझे पसंद आए। वो मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है और कबीले को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि अभी के लिए सिर्फ क्रूतू को ही डेमन का मार्क दिया जाएगा। बैरजा उसे हुक्म देता है कि इस नई पावर के साथ उसे पूरे बर्फीले मैदानों को जीतना होगा और बैरजा के नाम पर अपने कबीले की ताकत बढ़ानी होगी। उसे अगले ऑर्डर का इंतजार करना होगा और बदले में उसे इतनी ताकत मिलेगी कि उसका कबीला हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। देखते ही देखते क्रूतू का शरीर फटने लगता है। वो एकदम हट्टा कट्टा और काले रंग का हो जाता है। वो घुटने टेक कर कहता है कि अब से उसका जीवन डेमन किंग के लिए समर्पित है। अब सीन सेट है, एक 5 मंजिला टावर जो जब चाहे गायब हो सकता है। पहाड़ों में ऑक्स की फौज, पहली मंजिल पर लोगार की तोपें और चौथी मंजिल पर नकाब पहने एर्नन अपने स्पिरिट्स के साथ तैयार है।
बिरजिया सोचता है कि अब आए वो हीरोज, अपनी पास्ट लाइफ की बेइज्जती का हिसाब वो एक एक करके लेगा। दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच वो सुनहरे बालों वाला हाइलियन जश्न मना रहा है। वो ग्रेनाडा से कहता है कि बस हम पहुंचने ही वाले हैं। बेचारा ग्रेनाडा, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो कितनी गहरी मुखबरी कर रहा है। वे मशहूर अर्गस पहाड़ों पर पहुंचते हैं जहां हीरोज का एक बड़ा ग्रुप जमा है। अगले सीन में हम होल्टन वॉक पहुंचते हैं जहां हीरोज के रुकने और तैयारी करने का इंतजाम है। वहां दावत चल रही है और हाइलियन इस शानदार किले में मिले सपोर्ट के लिए सबका शुक्रिया अदा कर रहा है। फैरो कहता है कि इतिहास के इस पन्ने का हिस्सा बनना उसके लिए गर्व की बात है। फिर वो हाइलियन से कहता है, बेटा अब कुछ शब्द तुम भी कहो ताकि सबका खून खौल उठे। हाइलियन को तो वैसे भी फुटेज खाने की आदत है। वो शुरू हो जाता है, मेरे साथियों, बहादुर योद्धाओं और शूरवीरों, जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। उस राक्षस राजा ने हमारे साम्राज्य को चुनौती दी है, पर वो हमसे डरा हुआ है, इसीलिए उसने एक भी मॉन्स्टर नहीं भेजा। हम उसके किले में घुसेंगे और राजकुमारी को अगवा करने की जुर्रत करने वाले उस शैतान का काम तमाम कर देंगे। सब इंसाफ के नारे लगाने लगते हैं। वहीं ग्रेनाडा मन ही मन सोच रहा है कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा बिरजिया ने कहा था। न तो यहाँ ज़्यादा हीरोज हैं और न ही वे ज़्यादा ताकतवर, क्योंकि उनका अभी एवोल्यूशन ही नहीं हुआ है। सिर्फ हाइलियन ही काम का बंदा है क्योंकि वो पहले से ही पावरफुल था और उसके पास भीड़ जुटाने का टैलेंट है। फिर भी ग्रेनाडा को डर है कि अगर ये सब पूरी ताकत के साथ टावर पर टूट पड़े तो कहीं टावर गिर न जाए। उसके दिमाग में आता है कि क्या उसे यहीं कुछ हीरोज की गर्दनें काट देनी चाहिए, पर फिर वो खुद को रोकता है। नहीं, शांत रह। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो मेरा ही फायदा है, फिर मुझे उस कमबख्त बिरजिया का एहसान नहीं चुकाना पड़ेगा। वो चुप रहने का फैसला तो करता है, पर उसे डर है कि कहीं बिरजिया उसे ही ना मार डाले। कम से कम उसे अंदर की कुछ जानकारी तो बिरजिया तक पहुंचानी ही होगी, वरना वो किसी काम का नहीं रहेगा। कुछ देर बाद वो कहता है, ठीक है, हम हटायन के लिए पहुंच चुके हैं और कल सामान वगैरह लोड करके हम पहाड़ों की चढ़ाई शुरू कर देंगे। बेरजा उसे वार्निंग देता है, एक बार तुमने हटायन छोड़ा तो फिर मुझसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस बर्फीले पहाड़ों को पार करते वक्त अपनी आंखें खुली रखना और सावधानी बरतना। और हाँ, जब टावर का दरवाज़ा खुले तो उससे जितना हो सके दूर रहना। ग्रेनाडा को इनमें से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, पर तभी वहाँ हाइलियन टपक पड़ता है। ओ ग्रेनाडा, मेरे सच्चे दोस्त, यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? बस ताज़ी हवा खाने निकला था। कोई दिक्कत है हाइलियन? नहीं भाई, ड्रिंक पियोगे? तुम्हारे लिए ख़ास एल्फ वाइन लाया हूँ। ग्रेनाडा मन ही मन सोचता है, भाई मुझे तो डर लग रहा है, कहीं इसमें जहर न मिला हो। हाइलियन उसकी तरफ देखकर कहता है, साथी तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, किस बात की घबराहट है? ग्रेनाडा पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम डेमन किंग को हरा पाएंगे? हीरो हाइलियन ईमानदारी से जवाब देता है कि उसे खुद नहीं पता। लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, लेकिन एक डेमन किंग को धूल चटाना दुनिया का सबसे खतरनाक काम है। आज तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं उनमें से कोई भी आसान नहीं रही। ग्रेनाडा उसे कुरेदते हुए कहता है, लेकिन तुमने ही तो डेमन किंग ऑफ लस्ट को मारकर उसकी शक्तियां छीनी थीं। उसके मुकाबले तो ये नया डेमन किंग बच्चा होना चाहिए। वैसे उस लड़ाई की अपनी बहादुरी वाली कहानी तो सुनाओ। हाइलियन एक सेकंड के लिए ठिठक जाता है। साफ दिख रहा था कि वो अंदर से हिल गया है। फिर वो एक नंबर की बनावटी मुस्कान के साथ कहता है, अरे वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो मेरे शानदार साथियों की वजह से मुमकिन हो पाया। बिल्कुल तुम्हारे जैसे साथी ग्रेनाडा, जो हमेशा मॉन्स्टर्स से लड़कर हमारा ख्याल रखते हैं। अब यहाँ समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ज़्यादा बड़ा झूठा कौन है। हाइलियन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जब मैं आगे से लीड करूंगा तब तुम साइड संभालना। हमारी मिलीजुली ताकत से जीत पक्की है। ग्रेनाडा भी हाँ में हाँ मिला देता है। चलो ठीक है, फिर सब बढ़िया ही होगा। हाइलियन स्टाइल में हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो जाता है और ग्रेनाडा को ज़बरदस्ती घसीट कर ले जाने की कोशिश करता है ताकि जंग से पहले की रात थोड़ी पार्टी शाटी हो जाए। लेकिन ग्रेनाडा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हाइलियन दूर देखते हुए अपने आप से कहता है, हाँ, मेरे पास भी तुम्हारे जैसे ही बहादुर साथी थे एल्फ ग्रेनाडा, और तुम्हें एक बात बताऊं, अब सब कुछ एकदम साफ नजर आ रहा है। अगली सुबह सबका जोश 7वें आसमान पर था और पूरी पलटन मिशन के लिए निकल पड़ी। सब चिल्ला रहे थे, हेलेन अमर रहे। दूसरी तरफ डुर्गस माउंटेन पास पर कुछ सिपाही गप्पे लड़ा रहे थे। दुनिया भर में ढिंडोरा पीटा गया था कि ये जगह बहुत खौफनाक है, पर यहाँ तो सन्नाटा पसरा था। एक भारी हथौड़े वाला भाई तो मजे में पूछने लगा कि क्या यहाँ के राक्षस कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। तभी अचानक एक सिपाही के सिर पर बैंगनी रंग का चिपचिपा लिक्विड टपकता है। जैसे ही उसने ऊपर गर्दन उठाई, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चारों तरफ हजारों गूर्ग्स ने उन्हें घेर रखा था।
हेलेन ने जैसे ही इन कमबख्तों को देखा, तुरंत सबको बैटल फॉर्मेशन में आने का ऑर्डर दे दिया। ये राक्षस अकेले नहीं आए थे, अपनी पीठ पर छोटे छोटे शैतानों को लाद कर आगे बढ़ रहे थे। तभी हेलेन के ठीक पीछे एक विशालकाय दैत्य प्रकट हुआ। अब पीछे हटने का तो रास्ता ही नहीं बचा था। माहौल बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन जैसा हो गया था, जैसे कोई दीवार तोड़कर अंदर घुस आया हो। पर अपना हेलेन भी कम नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिल्कुल कैप्टन लेवाई वाले स्वैग में दहाड़ा और सीधे मैदान में कूद गया। उसका मानना था कि जब वो डीमन किंग से लोहा ले सकता है तो ये बर्फ का पुतला उसका क्या बिगाड़ लेगा। उस विशाल राक्षस ने हमला किया, पर हेलेन फुर्ती से उसके हाथ पर लैंड कर गया। जैसे ही मॉन्स्टर ने मुक्का चलाया, हेलेन उसकी बाह पर चढ़कर दौड़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। उसने अपनी तलवार में ऑरा एक्टिवेट किया और एक के बाद एक 5, 6, 7 गहरे कट लगा दिए। काम तमाम करने के बाद उसने सबको फौरन वहां से निकलने को कहा। लोग जान बचाकर भागे ही थे कि पीछे एक जबरदस्त धमाका हुआ। दरअसल वो दैत्य मरते ही जमीन पर गिरते ही फट गया था। पूरी टीम की हालत खराब थी। एक सिपाही हांफते हुए बोला, भाई ये क्या मजाक है? पहली ही लड़ाई में एक विशाल गोलम और ऊपर से गूल्स की पूरी फौज। अब समझ आया कि लोग यहाँ आने के नाम से क्यों कांपते हैं। तभी दूसरा सिपाही याद करने लगा, पिछली बार जब मैं डीमन टावर के मिशन पर गया था तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सब हैरान थे कि हेलेन ने अकेले उस चीज को ढेर कर दिया। अब ये बात सच लगने लगी थी कि उसने डीमन किंग ऑफ लस्ट की शक्तियां सोख ली हैं। ग्रेनेडा को भी अब थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। उसे लगने लगा कि शायद सच में हेलेन के अंदर असली डीमन किंग को खत्म करने का दम है। वहीं दूसरी ओर ऑर्क्स का एक कबीला दूर से इन पर नजर रखे हुए था। उनका सरदार खड़ा हुआ और बोला कि आराम करने का वक्त खत्म हो चुका है। इधर हेलेन को भी शैतानी ताकत महसूस होने लगी थी। उसे यकीन हो गया कि ये सब डीमन किंग के ही प्यादे थे। तभी क्रतु तंज कसते हुए बोला, ऑर्गस्ट की धरती पर तुम्हारा स्वागत है बेवकूफ हीरोज। ऑर्गस्ट ने फैसला किया कि वो अभी हमला करके सबका काम तमाम कर देगा, लेकिन ग्रेनेडा ने उसे संभल कर रहने की चेतावनी दी। उसे बेरजाड्यूस की बर्फ वाली बात याद आ गई और उसे गड़बड़ का एहसास होने लगा था। उधर क्रतु और बेरजाड्यूस ने एक साथ मुस्कुराते हुए कहा, आज इनमें से कोई भी टावर तक जिंदा नहीं पहुंचेगा। और देखते ही देखते पहाड़ पर एक भयानक बर्फीला तूफान यानी एवलांच आ गया, जो सबको तिनके की तरह बहा ले गया। ग्रेनाडा पागलों की तरह चिल्लाया कि सब भागो, पर यहाँ कहानी का असली खिलाड़ी बेरजाड्यूस मजे से अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, हीरोज का स्वागत करना हमेशा अच्छा लगता है। बस फर्क इतना था कि इस बार शिकार करने की बारी उसकी थी। बेरजाड्यूस ने ग्रेनाडा को 3 खतरों से आगाह किया था। पहला था बर्फ, और अब चारों तरफ वही मंजर था। सिपाही खुद को बर्फ से बाहर निकालने की जद्दोजहद कर रहे थे। हेलेन ने आदेश दिया कि उन्हें यहीं लुकना होगा, कैंप लगाना होगा और उन लोगों को ढूंढना होगा जो इस बर्फीले तूफान में बह गए हैं। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। दूसरा खतरा ऐसा था जिसके बारे में बेरजाड्यूस ने ग्रेनाडा को चेतावनी तक नहीं दी थी। रात के वक्त कैंप की रखवाली। अचानक ऑर्क्स ने धावा बोल दिया और उनके साथ फिर से वही विशाल दैत्य खड़ा था, लेकिन इस बार ये अंधेरे की काली परछाइयों से बना हुआ लग रहा था। ग्रेनाडा गुस्से से उबल पड़ा, सोचने लगा, उस कमबख्त डीमन किंग ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उधर हमारा हीरो इस दबाव का लुत्फ उठा रहा था। पहले लड़ाई, फिर बर्फीला तूफान और अब ये रात का हमला। उसे पता था कि ये सब इन हीरोज को बुरी तरह थका देगा और उनकी गिनती पलक झपकते ही कम होने लगेगी। अर्जेस्ट के पहाड़ों में भटकते हुए उन्हें 3 दिन बीत चुके थे। जो फौज 511 सिपाहियों के साथ निकली थी, वो अब सिमटकर सिर्फ 256 रह गई थी। जब वे आखिरकार पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे तो हेलेन के होश उड़ गए। उसने चिल्लाकर पूछा, रुको, इस बेवकूफ ने अपना टावर चोटी पर क्यों नहीं बनाया? वो घबराने ही लगा था कि पीछे से एक सिपाही बोला, हेलेन, अब बहुत हुआ, हम हार मान रहे हैं। हेलेन ने पीछे मुड़कर देखा, ये क्या कह रहे हैं आप लॉर्ड वॉटन? वॉटन ने साफ शब्दों में जवाब दिया, जनाब, ये सफर एक नाकामी है। दुख की बात है, पर इससे पहले कि सब बेमौत मारे जाएं, हमें वापस लौट जाना चाहिए। अर्जेस्ट के पहाड़ों में घुसने के 6 दिन बाद आखिरकार उन्हें डीमन टावर दिखाई दिया, लेकिन अब तक 256 के आंकड़े से घटकर सिर्फ 52 लोग बचे थे। सबका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो इसे डीमन किंग की बुजदिली कह रहे थे कि उसने छिपने के लिए इतना छोटा सा टावर बनाया है। उन्होंने सोचा कि बस दरवाजा खोलो और इन शैतानों का किस्सा खत्म करो। छोटा टावर यानी कम मंजिलें, काम आसान लग रहा था, लेकिन बेरजाड्यूस ने मन ही मन मुस्कुराते हुए ग्रेनाडा को पहले ही उस दरवाजे से दूर रहने को कहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अंदर से ढेरों तोपें बाहर निकली और गोलों की बरसात शुरू हो गई। रोशनी की उन लपटों ने सबकी देह चीर कर रख दी। देखते ही देखते 52 लोग घटकर सिर्फ एक रह गया। सिंहासन पर बैठा बेरजाड्यूस भी हैरान था। इतना सब होने के बाद भी हेलेन नहीं मरा। हेलेन घायल था, टूट चुका था, पर फिर भी आगे बढ़ रहा था।
वो गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाया, ये कैसा डीमन किंग है? यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, हेलीन। हेलीन ने चौंक कर देखा। ग्रेनाडा, तुम जिंदा हो? ग्रेनाडा ने हांफते हुए कहा, हाँ, मैं बस बाल बाल बच गया। किस्मत अच्छी थी, पर अब सिर्फ हम दो ही बचे हैं। हेलीन ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं वो महान हीरो हूं जिसने पिछले डीमन किंग को मारकर उसकी शक्तियां छीन ली थीं। ये नया राजा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हम दोनों ही इसे खत्म करने के लिए काफी हैं। ग्रेनेडा ने हामी भरी, बात तो सही है, चलो फिर निपटाते हैं इसे। वे टावर की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। बिल्कुल सन्नाटा। तीसरी मंजिल भी पूरी तरह खाली। हेलेन का सिर चकराने लगा। उसे लगा था कि यहाँ तो राक्षसों का मेला लगा होगा, पर यहाँ तो परिंदा भी नहीं पर मार रहा था। उधर ग्रेनेडा को अच्छे से पता था कि आगे किसका इंतजार है। जैसे ही वह चौथी मंजिल पर पहुंचे, हेलेन झुंझलाकर बोला, ये किस किस्म का टावर है भाई? दूसरी तीसरी मंजिल पर कुछ नहीं और चौथी मंजिल पर पूरा का पूरा जंगल उगा रखा है। हम डीमन किंग के टावर में ही है ना? तभी अंधेरे से कोई निकलकर आया और बोला, लगता है तुम लोग काफी दूर तक खिंचाए। हेलीन ने नजर घुमाई तो सामने अर्निन खली थी। उसने अपना परिचय 4 सेलेस्टियल क्वींस में से एक के रूप में दिया, जो खुद डीमन किंग की हिफाजत करती है। उसने खुद को डार्क स्पिरिचुअलिस्ट बताया और कहा कि अब वो उनकी दुश्मन है। हालांकि वो बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रही थी, पर ग्रेनेडा और हेलेन उसे घास तक नहीं डाल रहे थे। हेलीन ने उसे पहचान लिया। राजकुमारी अर्निन, आप ये सब क्यों कर रही हैं? बेचारी अर्निन थोड़ी सकपका गई और बोली, मैं कोई राजकुमारी नहीं हूं, मैं डार्क स्पिरिचुअलिस्ट हूं। अब झेलो मेरी। उसने अपनी काली शक्तियों से एक साथ 4 एलिमेंट्स यानी क्वाड्रुपल एलिमेंटल को बुलाना शुरू कर दिया। हेलीन तुरंत ताड़ गया कि ऐसी जादुई ताकत सिर्फ राजकुमारी अर्निन के पास ही हो सकती है, यानी पक्का वो किसी के वश में है। वो सोचने लगा कि पहले ऑक्स का हमला, फिर बर्फीला तूफान, रात में छापामारी, ये छिपा हुआ टावर, जादुई तोपें, खाली मंजिलें और अब ये राजकुमारी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। जो राजकुमारी खुद को बचाने आए हीरो को ही मारने पर तुली है, उसे बचाए कौन? उसने गुस्से में कहा, भाड़ में जाए सब, अब मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। तभी उसके पीछे से बर्जा डीएस प्रकट हुआ और बड़े शांत लहजे में पूछा, सच में? तुम्हें वाकई लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? एक जबरदस्त धमाका हुआ और बर्जा बोला, चलो अच्छा है, कम से कम मरने से पहले तुमने मेरा चेहरा तो देख लिया। महान हीरो हेलीन कार्डियल। हेलीन को तगड़ी चोट लगी और वो तिलमिला उठा। कमीने, आखिरकार तो बाहर निकल ही आया। हेलीन ने मन ही मन सोचा, शुक्र है ग्रेनेडा मेरे साथ है। वो ठीक इस राक्षस के पीछे खड़ा है। हमला करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो टेलीपोर्ट होकर सीधे ग्रेनेडा के पास पहुंचा और चिल्लाया, दोस्त आओ अपनी ताकत मिलाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ गया। ताकत मिलाने के बजाय उसने ग्रेनेडा की बची कुची जान और शक्तियां सोखना शुरू कर दिया। उसने ठंडे दिमाग से कहा, ग्रेनेडा, मैंने कहा था ना, जब तक तुम मेरे साथ रहोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रेनेडा निढाल होकर गिर पड़ा। तभी बर्जा डीएस की नज़र उस जादुई चीज पर पड़ी जिसे हेलीन इस्तेमाल कर रहा था। हेलीन ने उसे दिखाया, वो एल्फ ईटा था। ये किसी भी एल्फ की पूरी जीवन शक्ति को जादुई शक्ति यानी माना में बदल देता है। बस दिक्कत यह है कि बेचारा एल्फ तुरंत दम तोड़ देता है। पर हेलीन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, ग्रेनेडा वैसे भी शुरू से डरा हुआ था। बड़ी जीत के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ती है। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए ग्रेनेडा बस इतना ही कह पाया, तुम तो बड़े झूठे और पाखंडी निकले। ये सुनकर बर्जिया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान दौड़ गई। बर्जा दियूस हंसा और बोला, वाह, तुम कितने नीच और गिरे हुए इंसान हो। मुझे ये देखकर मजा आ रहा है। वो अंगूठी जो तुम्हें इतनी ताकत दे रही है, अगर वो हाथ से निकल गई तो तुम फिर से वही फुसफुसिए बन जाओगे। हेलेन ठहाका मारते हुए बोला, बात तो सच है, पर दम है तो कोशिश करके देख लो बेवकूफ। तभी अचानक बर्जा ने गोटन को आवाज लगाई। पलक झपकते ही हेलेन का हाथ ही गायब हो गया। हेलेन सुन्न खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। उसे किसी की आने की आहट तक नहीं मिली थी। गोटन उसके पीछे खड़ा था और बोला, इंसान होकर इतनी जबान लड़ाते हो? एक हीरो को इतनी बदतमीजी शोभा नहीं देती। हेलेन पीछे कूद गया और चिल्लाया, ये शैतान कहाँ से टपक पड़ा? वो हैरान था कि इतना हाई रैंक का प्राणी और ऊपर से पास में जादुई आर्टिफैक्ट होने के बावजूद उसे भनक तक नहीं लगी। पर बर्जा तो पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका था। उसने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी है? हेलेन ने बचने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने एक विशालकाय ड्रैगन उसे घूर रहा था। उसी पल उसे समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। बर्जा ने अपनी स्पिरिट चार्ज करनी शुरू की। एक बम जैसा धमाका तैयार था। उसने बस इतना कहा, अलविदा, अब अपनी जिंदगी की सबसे करारी मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। धमाका सीधा निशाने पर लगा। पूरा टावर बैंगनी रोशनी में नहा गया। बेचारा हीरो जलकर कोयला हो चुका था और जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। बर्जा ने उसे देखते हुए कहा,
मानना पड़ेगा, दम तो है तुम में। हेलेन अभी भी अधमरी हालत में करा रहा था। बर्जा ने आदेश दिया, ठीक है, इसके हाथ बांधो और काल कोठरी में डाल दो, और बाहर जितने भी इंसान जिंदा बचे हैं सबको बंदी बना लो। इधर ग्रेनाडा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मुझे यमराज दिख रहे हैं, मेरा खेल खत्म। तभी बर्जा उसके पास आया और एक स्पिरिट फ्लावर से उसे एनर्जी दी। देखते ही देखते ग्रेनाडा के जख्म भर गए और वो एकदम चंगा हो गया। वो झटके से खड़ा हुआ और बोला, अरे मैं तो पूरी तरह ठीक हो गया, ये क्या हुआ? बर्जा ने एक छोटा सा फूल एर्नान को भी दिया, जिसने उसे शुक्रिया कहा। एर्नान को एहसास हुआ कि डीमन किंग ने ग्रेनाडा को बचाने के लिए कोई बहुत कीमती चीज खर्च की है। इसके बाद बर्जा ने अपने कमांडर से कहा, तुम्हारी तोपों ने बढ़िया काम किया तो तुम्हें पूरा टावर तबाह करने और जो मनाए वो करने की इजाजत देता हूं। फिर उसने सबको जाने को कहा। बस अब सब अपने अपने फ्लोर पर जाओ और अपने रोज के काम निपटाओ। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। ग्रेनाडा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी भयंकर लड़ाई के बाद भी ये बंदा इतना शांत कैसे है। उसे लगा, भाई असली डीमन किंग तो यही है। उसने देखा कि एर्नान कुछ सोच में डूबी है, तो उसने पूछा कि क्या बात है। एर्नान बोली, सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि वो बुरी तरह थक चुके हैं। तभी एकांत में पहुंचते ही बर्जा ने अपना हाथ जमीन पर पटका और बेदम होकर पीछे गिर पड़ा। वो सबके सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता था क्योंकि ये उसके लिए मना था, पर वो हेलेन कमबख्त हाथ कटने और अधमरा होने के बाद भी उसके सबसे घातक वार को झेल गया। आखिर वो महाद्वीप के सबसे ताकतवर 10 सितारों में से एक जो था। हालांकि हेलेन उन 10 में सबसे कमजोर था, फिर भी बर्जा समझ गया था कि टावर को मजबूत करने और लोगों के दिमाग से खेलने में उसकी बहुत ज्यादा शक्ति खर्च हो रही है। अगर हेलेन उसके बिछाए जालों में नहीं फंसता तो उसे हराना नामुमकिन था। पूरी प्लानिंग उसे थका दिया था, तनाव में डाल दिया था और आखिरकार उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इतना सब होने के बाद भी जब हाइलियन मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था और उसने हार मान ली थी, तब भी डीमन किंग का सबसे घातक हमला उसे जान से नहीं मार पाया। खैर, जो भी हो, बेरजाडेउस ने दिखा दिया कि पुराने घिसे पिटे डीमन किंग वाले तरीके छोड़े बिना भी जीत हासिल की जा सकती है। आमतौर पर जब भी कोई राक्षस राजा पकड़ा जाता है या राजकुमारी को अगवा करता है तो उसका अंत बुरा ही होता है, लेकिन यहां पासा पलट चुका था। इसे इस जीवन की पहली बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। अब उसे यकीन हो गया था कि भविष्य को बदला जा सकता है और वो उन कमीनों से अपना पुराना हिसाब चुकता करके रहेगा। अगला सीन, कोई गुस्से में चिल्ला रहा है, ये क्या बकवास है? तुम कहना चाहते हो कि वो हीरो हार मानकर वापस आ गए क्योंकि उन्हें टावर ही नहीं मिला? शायद ये ड्रैक्सन था जो अपने घर में बैठा बौखला रहा था। वहीं दूसरी ओर हॉल्ट शहर में एक बड़ी मीटिंग चल रही थी। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि इस नाकामी का जिम्मेदार कौन है। वार्डन ने सफाई देते हुए कहा, हम हारे नहीं हैं। हाइलियन, कारगिल और बाकी वीरों ने हार नहीं मानी है। अभी भी उम्मीद बाकी है। वे लोग अब भी उस जादुई टावर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन सच्चाई छिपती कहाँ है? इस नाकाम मिशन की खबरें पूरे महाद्वीप में आग की तरह फैल गईं। राजा तो गुस्से से तमतमा उठा, कहने लगा, वो बदतमीज हाइलियन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता था, निकला बिल्कुल फिसड्डी। अगर उसने राजकुमारी को नहीं बचाया तो उसे सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। लुईस कभी खून खौल रहा था। वो इस बात को यूं ही नहीं छोड़ने वाली थी। उसका बस चले तो वो उस बास्टर्ड को ढूंढकर अभी खत्म कर दे। शहर के कोने कोने में इस कहानी को मिर्च मसाला लगाकर सुनाया जा रहा था। बाजार में एक आदमी बोला, मैंने सुना है कारगिल उस राक्षस के सामने टिक भी नहीं पाया और पहले ही वार में ढेर हो गया। दूसरा बोला, हाँ भाई, लगता है वो डीमन किंग कुछ ज्यादा ही खूंखार है। इन सब अफवाहों का फायदा सीधे हमारे हीरो को मिला और उसका डर वाला स्कोर बढ़कर 2,90,000 पहुंच गया। सीन अब हीरोज के हेडक्वार्टर की तरफ मुड़ता है। वे वार्डन को कटघरे में खड़ा करके पूछ रहे थे, क्या तुम कसम खाकर कह सकते हो कि जो तुमने कहा वो सच है? वार्डन ने सीना ठोक कर कहा कि वो अपने नाम की कसम खाता है, वो सिर्फ सच बोल रहा है। बाकी बड़े हीरो समझ गए कि मामला गंभीर है। चूंकि उन्हें अभी तक इस नए डीमन किंग की असली ताकत और पहचान का अंदाजा नहीं था, इसलिए वे फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते थे। आखिर हाइलियन उन 10 सितारों में से एक था, उसे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए था। उन्होंने फैसला किया कि वे 10 महीने और इंतजार करेंगे। अगर 10 दिनों के भीतर कोई ठोस खबर नहीं आई तो पूरे महाद्वीप के सभी 4,728 हीरोज एक साथ मिलकर इस डीमन किंग पर धावा बोल देंगे और उसका नाम और निशान मिटा देंगे। मतलब बात 0 से सीधे 100 पर पहुंच गई थी। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो बेरजाडेउस की अंडरग्राउंड जेल की तरफ। वो पूछता है कि क्या हाइलियन को होश आ गया। साथ ही वो हाइलियन की रिकवरी स्पीड की तारीफ भी करता है। हाइलियन जवाब देता है, डेमन किंग, अगर तुमने मुझे यहाँ जिंदा रखा है तो जरूर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, इसलिए घुमा फिराकर बात मत करो। बेरजाडेउस कहता है, चलो, अच्छा लगा कि तुम सीधी बात करना पसंद करते हो। सच तो यह है कि मैं चाहता हूं तुम मेरे गुलाम बन जाओ। हाइलियन को थोड़ा अंदाजा तो था कि ऐसा कुछ होगा।
और ईमानदारी से कहूं तो बेचारे की किस्मत ही खराब थी। फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ और उसने पूछा कि क्या उसने कुछ गलत सुना है। बेरजाडियोस सोने से भरी एक थैली हाथ में लेकर कहता है, एक हीरो के सफर में बहुत खर्चा होता है ना? सैकड़ों लोगों का खाना, सिक्योरिटी, कागजी कार्रवाई, कवच और न जाने क्या क्या। आमतौर पर ये सारा बोझ व्यापारी और अमीर लोग उठाते हैं, क्योंकि अगर डेमन किंग हार गया तो सबकी चांदी हो जाएगी, लेकिन अगर हीरो हार जाए तो वो जिंदगी भर के लिए कर्ज में डूब जाता है। असल में यही इन हीरोज की हकीकत है, क्योंकि उन्हें अपनी मुहिम के लिए भारी इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ती है। और इस बार सारा पैसा हाइलियन पर लगा था। मतलब साफ है, अगर वो वापस समाज में गया तो उसकी बुरी तरह लगने वाली है। हाइलियन ये सुनकर कांप जाता है, क्योंकि उसे पता है कि बात तो कड़वी है पर सच है। अगर वो यहाँ से छूट भी गया तो हारे हुए हीरो का ठप्पा लगते ही वो पूरी उम्र कर्ज चुकाते चुकाते मर जाएगा। वो पूछता है कि बेरजाडियोस को ये सब कैसे पता। तभी वहां ग्रेनाडा एंट्री मारता है और बताता है कि उसने ये सब बताया है। हाइलियन चिल्लाता है, ग्रेनाडा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? ग्रेनाडा पलटकर जवाब देता है, अबे ओए, धोखा तूने पहले दिया था, मेरी लाइफ बर्बाद करके। बेरजाडियोस उसे शांत करता है और कहता है, देखो, मेरे जैसा डेमन किंग तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा और इसीलिए तुम फेल हुए, पर जैसे मैंने तुम्हारी चालें समझ ली, तुम भी धीरे धीरे ढल जाओगे। तभी कहानी में मोड़ आता है जब बेरजाडियोस एक अर्मेनियस ओर्ब दिखाता है। हाइलियन पूछता है कि ये क्या बला है? बेरजाडियोस बताता है कि ये एक मैजिक टूल है जिससे वो अपने चमचों पर नजर रखता है। जैसे ही कोई इसे निगलता है ये उसके दिमाग से जुड़ जाता है। इससे बेरजाडियोस को तुरंत पता चल जाएगा कि सामने वाले के मन में उसके लिए कोई नफरत तो नहीं है। ऊपर से वो बस एक इशारे से उस इंसान का दिमाग उड़ा सकता है। और हाँ, इस ओर्ब को बॉडी के साथ सेट होना पड़ता है। अगर कोई इसमें फेल हुआ तो सीधा ऊपर पहुंचेगा। हाइलियन कहता है, रुको, मैं एक हीरो हूं, मेरा मेंटल कंट्रोल गजब का है, जाहिर है ये चीज मुझ पर काम नहीं करेगी। पर ग्रेनाडा कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि हर हीरो जब चाहे अपनी मेंटल लिमिट्स तोड़ सकता है। बेरजाडियोस कहता है कि उसे ये बात पहले से पता थी। हाइलियन उस बदतमीज एल्फ को शर्म करने के लिए कहता है और भड़कते हुए बोलता है कि तुम लोग अपना कीमती मैजिक टूल बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि मैं कभी सर नहीं झुकाऊंगा। लेकिन बेरजाडियोस उसे चुप रहने के लिए कहता है और सीधे उसके मुंह ने ओर्ब ठूस देता है। भाई साहब, ये डेमन किंग तो वाकई अलग ही लेवल का है, जो सीधे उंगली से घी नहीं निकालता। ग्रेनाडा को भी लगता है कि हाइलियन कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। वो पूरी तरह से अपनी ऑरा से घिरा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बेरजाडियोस कहता है, रहने दो, ये बंदा हद से ज्यादा लालची इंसान है। इसने सिर्फ पैसों के लिए अपने साथियों को धोखा दिया और सबको कचरे की तरह इस्तेमाल किया। ये नामुमकिन है कि ये खुद को कुर्बान कर दे ताकि ये आइटम फेल हो जाए। बस फिर क्या था, बात खत्म। अब हाइलियन राजा का गुलाम बन चुका है। अगले सीन में गॉर्डन कहता है, ऐसा गुलाम मिलना तो अच्छी बात है, पर इस पर सेनेट 1 लाख का कर्ज है, ये हमारे उतने काम नहीं आएगा। और पिछली अदला बदली के बाद हमारे पास सिर्फ 2000 ही बचे हैं। बेरजाडियोस कहता है कि जिस मैसेज का वो इंतजार कर रहा है वो जल्द ही आ जाएगा। गॉर्डन पूछता है कि किसका मैसेज? बेरजाडियोस बताता है कि डेमन किंग्स की मीटिंग होने वाली है। साल में एक बार होने वाला ये जमावड़ा, जिसे यूनियन ऑफ टावर्स कहा जाता है। बेरजाडियोस पहले कभी इसमें नहीं गया था, क्योंकि उसे लगता था कि डेमन किंग्स का एक दूसरे की मदद करना बहुत घटिया बात है। लेकिन अब वो काफी उत्साहित है, क्योंकि जिन लोगों के पास इस दुनिया में लंबे समय से टावर हैं, उनके पास यकीनन सोने और खजाने का अंबार होगा। गॉर्डन चिल्लाकर कहता है, आप पॉइंट्स के बदले पैसे कैसे लेंगे? लेकिन वो ये बात पहले कहता। अब उसे पता है कि बेरजाडियोस के पास जरूर कोई ठोस वजह होगी। अगर वे पुराने घिसे पिटे डेमन किंग वाले तरीके अपनाते तो अब तक पक्का मारे जाते। और तभी ऐलान होता है कि यूनियन ऑफ टावर्स का इन्विटेशन आ गया है। बेरजाडियोस मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और कहता है, चलो, अब इन पुराने बुजुर्गों को चूना लगाने का वक्त आ गया है। सीन शिफ्ट होता है टावर ऑफ लाइज की 13वीं मंजिल पर, डेमन किंग के कमरे में। बेरजाडियोस अंदर आता है और कहता है कि वो लेट नहीं है, पर बाकी सब पहले ही पहुंच चुके हैं। वो सूट पहने एकदम झक्कास लग रहा है और पूछता है कि क्या उन्हें उससे कुछ बात करनी है। वहां ड्रैक्सन खड़ा है, जिसके चेहरे पर साफ नफरत दिख रही है। तभी एक डेमन लड़की रेना सेल्डन आगे आती है। वो उस बंदे से मिलना चाहती थी जिसके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। वो आइस डेमन रेस से है। फिर ओगार नाम का एक साइक्लॉप्स कहता है कि शायद यही वो बच्चा है जिसने बॉस लोगों की बेइज्जती की थी। और जेसन नाम का एक इंसान जिसकी रेस का पता नहीं है और जिसे झूठ का डेमन किंग कहा जाता है, वो बेरजाडियोस का स्वागत करता है। अगर मुझे शर्त लगानी हो तो मैं कहूंगा कि ये बंदा भेस बदल कर आया हुआ हीरो है। खैर, मुझे तो यही लगता है। बेरजाडियोस कहता है, कितने बेवकूफ लोग हो तुमने एक अलायंस बना लिया। क्या तुम्हें खुद को डेमन किंग कहते हुए शर्म नहीं आती?
उगार मेज थपथपाते हुए उसे बेवकूफ़ कहता है और पूछता है कि कल का आया हुआ बच्चा हमारे काम में दखल देने की कोशिश कैसे कर रहा है। असल में हमारे हीरो ने उन्हें जानबूझकर उकसाया था ताकि वो जान सके कि असली मास्टरमाइंड कौन है, और जाहिर है कि वो ये इंसान तो नहीं है। उगार लड़ाई के लिए तैयार दिखता है। बोर्जेडियस कहता है कि उसे बाद में पछतावा होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ वही एक काबिल बंदा है। लेकिन तभी कोई ताली बजाना शुरू करता है और सब शांत हो जाते हैं। वो जेसन है जो कहता है, ओगार, बोर्जेडियस, ये मिलजुल कर काम करने का समय है, तो इसे बर्बाद मत करो। बोर्जेडियस दंग रह जाता है। जेसन ने 1 सेकंड में उन दोनों का गुस्सा और मारने की इच्छा खत्म कर दी। क्या ये जेसन की ताकत थी या टावर की? बोर्जेडियस ठीक है कहकर अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ता है, जबकि जेसन सबको हालात समझने के लिए शुक्रिया कहता है। जेसन कहता है, चलो मीटिंग शुरू करते हैं, जो भी तुम्हारे मन में है खुलकर कहो। ऐसा लग रहा है कि इस मीटिंग में कुछ खास नहीं होने वाला। बोर्जेडियस बस खामोश रहता है। तभी ड्रैक्सन कहता है कि उसे कुछ कहना है क्योंकि कोई और अपना मुंह नहीं खोल रहा। वो घटिया हीरो हाइलियन कारगिल कहाँ है? बोर्जेडियस चुप हो जाता है और बस नाम दोहराता है, हाइलियन कारगिल। सीन कट होता है 2 लड़कियों पर जो यही सवाल पूछ रही हैं। बाईं तरफ 20 लोगों की मेड खड़ी है और दाईं तरफ उस झूठ बोलने वाले इंसान की मेड। वे दोनों गॉर्डन से सवाल पूछ रही हैं और वो कहता है कि उसे पक्का नहीं पता। हाइलैंड तो टावर तक पहुंचा ही नहीं, वो शायद अभी भी ऊर्जाए के आसपास कहीं भटक रहा होगा। वहां मौजूद ह्यूमन और कहता है, बकवास मत करो, उसे इतनी दूर से ही टावर दिख गया होगा। लेकिन गॉर्डन कहता है कि उनका मामला अलग है। गॉर्डन जो कुछ भी कह रहा है जाहिर है वो सब बेरजाड्यूस का सिखाया हुआ है। चूंकि हाइलियन को एक जासूस की तरह इस्तेमाल किया जाना है, इसलिए इस बात को राज रखना ही सबसे जरूरी है। गॉर्डन को लगता है कि उसके पास बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, पर तभी वो अचानक चिल्लाने लगता है कि वो कमबाख्त डेमन किंग एक मुसीबत है जो कभी किसी की नहीं सुनता। जब भी बेरजाड्यूस कुछ करना चाहता है तो उससे लाखों मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। वो अपनी भड़ास निकाल रहा है और उसे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आखिरकार उसे मन हल्का करने का मौका मिला। आसपास के लोग कहते हैं, हाँ भाई, डेमन किंग्स होते ही ऐसे हैं, सबके सब अजीब हैं। वे लड़कियां भी अपनी परेशानियों के बारे में बात करने लगती हैं और गॉर्डन को एहसास होता है कि उसे बस थोड़े इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी। वापस मीटिंग में ओर्क पूछता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगा? बेरजाड्यूस कहता है, हाँ। वो इंसान चिल्लाकर कहता है, रुको, तुम मुझे ये बता रहे हो कि हाइलियन कारगिल तुम्हारे टावर तक नहीं पहुंची क्योंकि तुमने उसे पहाड़ की चोटी पर नहीं बनाया था? बेरजाड्यूस कहता है कि ये सच है और वो किसी खास जगह पर टावर बनाने के लिए मजबूर नहीं है। लेकिन जेसन बेवकूफ़ नहीं है। वो कहता है, तो फिर रुको, हीरोज तुम्हारे टावर का शिकार कर रहे हैं और तुम उसकी रक्षा किए बिना यहाँ बैठे हो। तुमने एकेडमी में सीखा ही होगा कि अगर उन्होंने तुम्हारा टावर छीन लिया तो तुम पर हमेशा के लिए हार का धब्बा लग जाएगा। खासकर तुम बेरजाड्यूस, तुम तो अपनी क्लास के टॉपर थे। हमारा हीरो कहता है, मेरे टावर की फिक्र मत करो, उसे बचाने का मेरा अपना तरीका है। और अब उसे जेसन से चिढ़ होने लगी है। जेसन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है फिर, अगर तुम कहते हो कि सब ठीक है तो मैं इसकी जांच नहीं करूंगा। ड्रैक्सन चिल्लाते हुए पूछ रहा है कि क्या वो आग ड्यूक आकियन को कुछ समझता है? बेरजाड्यूस कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो बूढ़ा क्या कहता है। उसे लगता है कि वो यहाँ जितना चाहे झूठ बोल सकता है। उनके पास इसे सच साबित करने का कोई तरीका नहीं है और भले ही इससे उस पर शक बढ़ जाए, पर पोल खुलने से तो ये फिर भी बेहतर है। फिर भी अगर मैं होता तो मुझे चिंता होती। आप झूठ के टावर में हैं और ऐसा लगता है कि इस नाम का लोगों के झूठ बोलने से कुछ तो लेना देना होगा। बेरजाड्यूस खुद को समझाता है कि उसे अपने असली मकसद यानी 1 लाख सोना हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। जेसन और उगार के बीच बातचीत जारी रहती है। साफ दिख रहा है कि यहाँ कोई ऊंच नीच का चक्कर है और जेसन सबसे ऊपर है। बेरजाड्यूस बस चुपचाप सुन रहा है और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, खासकर उन डेमन लड़कों के बारे में जिनके पॉइंट्स कम हैं। और ये खूबसूरत चमकदार आंखों वाली लड़की उस डेमन लड़के को घूरना बंद ही नहीं कर रही। कुछ देर बाद 2 डेमन्स के बीच एक छोटी सी रोमांटिक मुलाकात होती है। वो पूछता है कि क्या बात है और वो जवाब देती है कि अब कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। जब से उसने उसके बारे में सुना था वो ये बात करना चाहती थी। बेरजाड्यूस पूछता है क्यों, तो वो मुड़ती है और कहती है कि वो उसकी कुछ बातों से सहमत है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे अपनी पिछली लाइफ में याद नहीं कि रेना इस तरह की इंसान थी। वो कहती है कि उसे डेमन किंग के कायदे कानूनों से उतनी नफरत नहीं है जितनी उसे है और वो उनमें से कुछ को मानती भी है, लेकिन उसका मानना है कि डेमन्स को थोड़ा लचीला होना चाहिए, खासकर राज करते समय। इसीलिए वो उससे मिलना चाहती थी। साथ ही उसे लगा कि अकेले में बात करना ज्यादा काम का होगा। हमारा हीरो थोड़ा हवा में उड़ने लगता है और पूछता है, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? वो कहती है कि वो उतना बुरा नहीं है। फिर वो यहाँ तक कह देती है कि वो उसकी उम्मीद से ज्यादा हैंडसम है। लो भाई, यहाँ तो बिना बात के फ्लर्टिंग शुरू हो गई। उसने तो अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया। मेरा मतलब है मैसेज भेजने वाला पर्सनल कम्युनिकेशन पर्ल। जब तक वो डेमन किंग के उसूलों की बेइज्जती नहीं करता वो उसका साथ देगी।
उसे आखिरकार कोई बात करने वाला मिला है और वो नहीं चाहती कि बर्जाडियस इतनी जल्दी मर जाए। बर्जाडियस पूछता है और वो झूठ का डेमन किंग, उसके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? वो कहती है कि उसे पढ़ पाना नामुमकिन है और वो उन दो बेवकूफ़ों से तो काफ़ी बेहतर है। वो चली जाती है और बर्जाडियस सोचता है कि वो अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता, पर इस ट्रिप से ये एक अनप्रत्याशित जीत थी। वापस टावर की पहली मंजिल पर सब अपने अपने काम में लगे हैं। एरना सारा दिन खाना बनाती है और छोटा बौना अपनी मशीनें बनाने में मजे ले रहा है। वो उसके बनाए कुकीज़ खाता है और सोचता है कि भले ही ये खराब हों, पर उसे खुश करने के लिए वो तारीफ कर देगा। लेकिन खाते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वे बहुत स्वादिष्ट हैं। उसे लग रहा है जैसे वो जन्नत में है। वो शर्मा जाता है जबकि एरना पूछती है कि कुकीज़ कैसी हैं। वो कहता है कि इनका कोई तोड़ नहीं है, उसने वाकई कमाल की चीज बनाई है। एरना बताती है कि उसने स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ स्पोरेट सीड्स डाले हैं। बौना दंग रह जाता है, इतनी कीमती चीज सिर्फ कुकीज बनाने में बर्बाद कर दी। वो कहती है कि ये इसलिए ताकि भविष्य में वे एक दूसरे के करीब रहें, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे शायद लंबे समय तक एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। वो कहता है हाँ, बात तो सही है। वो पूछती है कि क्या ग्रेनाडा को ये पसंद आएंगे? बौना कहता है कि शायद उसे उससे भी ज्यादा पसंद आएंगे। फिर वो पूछती है कि क्या डेमन किंग को भी ये पसंद आएंगे, लेकिन ये पूछते वक्त उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल है, जो बौने को थोड़ा अजीब लगता है। जब बर्जाडियस कमरे में वापस आता है तो सब जा चुके होते हैं। झूठ का राजा पूछता है कि क्या वो चाय पिएगा और कहता है कि उसे कुछ बात करनी है। वो उसे घूरता है और कहता है कि वो अच्छी तरह जानता है कि बर्जाडियस को इंसानी पैसों की जरूरत है। हमारा हीरो सन्न रह जाता है और पूछता है कि उसका क्या मतलब है, पर उसकी असली चिंता ये है कि ये जानकारी लीक कैसे हुई। जेसन कहता है दोस्त, यहाँ नाटक करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे ड्रैक्सन ने बताया है, तो चलो इन बेवकूफ़ी भरे खेलों में समय बर्बाद नहीं करते। वो खजाने का ढेर सामने रख देता है और कहता है चलो एक डील करते हैं, इंसानी पैसों के बदले डेमोनिक एनर्जी। बर्जाडियस पूछता है कि उसका असली इरादा क्या है। जेसन कहता है बर्जाडियस, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी ही तरफ हूँ। इस डील में फ़ायदा हम दोनों का है और हम दोनों को वो मिलेगा जो हमें चाहिए। लगता है उसकी चाल काम कर गई, क्योंकि अब हम टावर की पहली मंजिल पर हैं जहाँ सोने से भरे ढेरों के ढेर लगे हैं। हमारा हीरो कहता है जाओ हाइलियन, इसमें से 1 लाख उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। हाइलियन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो पूछता है सच में तुम्हें इतने सारे पैसे मिल गए? बर्जाडियस कहता है हाँ, लेकिन उसे ये सब छिपा कर रखना होगा। उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी को पता न चले कि ये पैसा कहाँ से आया, वरना ये दोनों के लिए बुरा होगा। बर्जाडियस के लिए तो ये और भी खतरनाक है, क्योंकि अगर दुनिया को पता चला कि उसका पैसा कहाँ गया तो जेसन उस पर हावी हो जाएगा, खासकर तब जब बर्जाडियस को पता ही नहीं कि जेसन के दिमाग में चल क्या रहा है। तभी हमारा हीरो कहता है कि हाइलियन के बाकी सिपाही भी अब ब्लैक नाइट्स बन चुके हैं। प्लान ये है कि उनसे और भी ज़्यादा पैसे कमाए जाएं और वे कुछ समय तक उसका साथ देंगे। जो सिपाही उसे मारने आए थे वे इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि वे यहाँ तक पहुँच गए और अब उसी की मदद करेंगे। जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऐसा हुआ। वो कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती थोपा गया था और किसी ने विरोध भी नहीं किया। हाइलियन कुछ देर सोचता है और पूछता है देखा जाए तो मेरी टीम जिंदा है और ये पूरी तरह से नाकामी भी नहीं है, क्योंकि मैं अपना सारा कर्ज चुका दूंगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं एक हीरो के तौर पर काम करना जारी रखूंगा? वो हाँफते हुए कहता है अरे बर्जाडियस, अगर ठंडे दिमाग से सोचे तो मेरे लिए ये उतना बुरा भी नहीं रहा। मैं वाकई इस बिजनेस पार्टनर के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। लेकिन मेन हीरो उसे बस एक इशारा करता है जिससे उसका दिमाग 1 सेकंड में फट सकता है। वो बंदा जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और बर्जाडियस साफ कर देता है कि वे पार्टनर्स नहीं हैं, यहाँ एक गुलाम है और दूसरा मालिक। हाइलियन के छोटे साथी कोने में खड़े होकर अपने नाखून चबा रहे हैं। हाइलियन को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेरहम होगा। बर्जाडियस बस इतना जवाब देता है कि उसे किसी सच्ची वफादारी की जरूरत नहीं है, अब निकलो यहाँ से और जैसा कहा गया है वैसा करो। मगर उससे पहले एरना उसे आवाज देती है और अपनी छोटी बहन हेलेना को एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए कहती है। वो बंदा हैरान होकर पूछता है रुको, क्या तुम 13वीं राजकुमारी की बात कर रही हो? ये नामुमकिन तो नहीं है, पर तुम डेमन किंग का साथ क्यों दे रही हो? वो बस इतना कहती है कि उसका राज्य वापस जाने का कोई इरादा नहीं है और हाइलियन जैसे बड़े हीरो को राजघराने के राज तो पता ही होंगे। हाइलियन रुकता है और सोचता है तो क्या वो अफवाहें सच थीं? अगर ऐसा है तो वो समझ सकता है कि एरना ऐसा क्यों कर रही है।